कोसोवो की जंग में फतह के बाद उस्मानी तुर्क अपने जलाली सुल्तान मुराद अव्वल से महरूम हो चुके थे। सुल्तान मुराद की शहादत के बाद अब तुर्कों के पास जानशीनी के लिए शहजादा बायजीद और शहजादा याकूब थे। शहजादा याकूब वुक ब्रैंकोविच के फौजी दस्तों के ताकुब में गए हुए थे और लश्कर में इस वक्त सिर्फ शहजादा बायजीद मौजूद था। वज़रा और मशीरों की मुशावरत से शहजादे बायजीद को उस्मानी सल्तनत का नया सुल्तान मुंतखब कर लिया गया। सुल्तान बायजीद अपनी बरक रफ्तार फतूहात की वजह से तारीख में हमेशा जाने जाएंगे, इसीलिए इन्हें बायजीद जल्दरम यानी के बिजली के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमन एम्पायर की आज की इस किस्त में हम उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम की जिंदगी का अहाता करेंगे कि कैसे इन्होंने अनातोलिया में बाकी तुर्क कबाइल को शिकस्त देकर इन्हें उस्मानी सल्तनत में शामिल किया था। कोसोवो की जंग में उस्मानी तुर्कों को शानदार फतह हासिल हुई थी, लेकिन इस जंग के इख्तिताम पर सुल्तान मुराद पर कातलाना हमला हुआ जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाते हुए इनकी शहादत हो गई। सुल्तान मुराद की शहादत के बाद इनके बड़े बेटे शहजादे बायजीद को चौथे उस्मानी सुल्तान की हैसियत से तख्त नशीन किया गया। 1360 ईस्वी में जब सुल्तान बायजीद जल्दरम के दादा और खान गाजी का इंतकाल हुआ तो शहजादे बायजीद के वालिद मुराद तख्त नशीन हुए। इसी साल जब और खान गाजी का इंतकाल हुआ तो उनके पोते बायजीद बोरसा में पैदा हुए। शहजादे बायजीद की तालीम पर इनके वालिद मुराद अव्वल ने ख़ास तौर पर तवज्जो दी और इनकी तालीम के लिए ज़ोर के अहम तरीन स्कॉलर्स जिनमें से काजी ज़ादा रोमी, काजी अस्कर, जानदारली हलील और कारामान के मौलाना रुस्तम जैसे उलमा इनके अहम उस्ताद में से एक थे। शहजादे बायजीद ने इस वक्त के मशहूर कमांडरों से जंगी तरबियत के सबक हासिल किए थे। सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने इस बड़े बेटे शहजादे बायजीद की ख़ास तौर पर तरबियत की थी क्योंकि वो यूरोप की फतूहात के लिए अपने इस बेटे को लेकर जाना चाहते थे। शहजादा बायजीद बचपन ही से बहादुर था और इसने कम उम्री में ही जंगें लड़ना शुरू कर दी थी। शहजादे बायजीद ने तकरीबन हर जंग में हिस्सा लिया और इनके बरक रफ्तार हमलों से उस्मानी फ़ौज में एक नई ताकत आ जाती थी और उस्मानी फ़ौज अपने शहजादे को अपने दरमियान पाकर इसका जोश मज़ीद बढ़ जाता था। कोसोवो की जंग में भी शहजादे बायजीद ने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। इस जंग में उस्मानियों को शानदार फतह हासिल हुई, लेकिन उस्मानियों की इस फतह का इख्तिताम सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत पर हुआ, जो कि इस जंग के इख्तिताम पर शहीद हो गए थे। कोसोवो की जंग में जब सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत हुई तो इनकी शहादत के बाद उस्मानी वज़रा ने शहजादे बायजीद को उस्मानी सल्तनत का नया सुल्तान मुंतखब कर लिया, जिसके बाद शहजादे बायजीद ने एक कासिद अपने भाई शहजादे याकूब के पास भेजा। शहजादा याकूब इस वक्त कोसोवो की जंग से भागने वाले ईसाई लश्कर का पीछा कर रहा था और जब शहजादे याकूब को वापसी का हुक्म मिला तो वो फौरन अपने सिपाहियों के साथ लश्कर में वापस पहुंच गया। लेकिन शहजादे को मालूम नहीं था कि इसका वालिद मुराद अव्वल वफात पा चुका है और जिस लश्कर में वो वापस जा रहा है वहाँ इसका बड़ा भाई बायजीद जल्दरम तख्त नशीन हो चुका है। जब ये बदनसीब शहजादा खैमे में दाखिल हुआ तो इसके बड़े भाई सुल्तान बायजीद जल्दरम के हुक्म पर इस मासूम शहजादे का गला घोंट कर इसे कत्ल कर दिया गया। यूं आले उस्मान में तख्त के लिए कत्ल किए जाने वाला ये पहला कत्ल था। इधर अनातोलिया में जब बाकी तुर्क रियासतों को उस्मानी सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत की खबर मिली और इसके साथ साथ जब इन्होंने ये भी सुना कि मासूम शहजादे याकूब का गला घोंट कर इसे कत्ल कर दिया गया है, तो इन्होंने अब नए उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इनमें से खास तौर पर कारामान कबीले को जब खबर मिली तो इसने वो इलाके जो इसने सल्तनत उस्मानिया के हवाले किए थे तलवार के जोर पर उस्मानियों से ये सारे इलाके वापस ले लिए और इसने बरादराना कत्ल को हवा देकर उस्मानियों के खिलाफ बाकी तुर्क कबाइल को भी बगावत के लिए उकसाया। कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन ने घरमियान कबीले के सरदार याकूब बे दोम को फौजी मदद की लालच देकर इन्हें भी उस्मानियों के खिलाफ उकसाया और सरदार याकूब बे दोम ने कोताहिया और वो इलाके जो इसने अपनी बेटी की शादी जो कि इसने बायजीद जल्दरम के साथ की थी को जहेज के तौर पर उस्मानियों को दिए थे, इसने वो सारे इलाके उस्मानियों से वापस ले लिए। कारामान और गरमियान कबीले की बगावत को देखते हुए अनातोलिया के एक और तुर्क कबीले काजी बुरहानुद्दीन ने बगावत करते हुए कर शहर को उस्मानियों से वापस ले लिया और यूं तमाम अनातोलिया उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद हो गया।
इधर यूरोप में जब सुल्तान बायजीद जल्दरम को अनातोलिया में तुर्क सरदारों की बगावत की खबर मिली तो वो सख्त भरम हुए, लेकिन अनातोलिया जाने से पहले इन्होंने यूरोप में अमन कायम करना ज्यादा जरूरी समझा। इसलिए लाजार, जिसे जंगे कोसोवो के अख्तिताम पर फांसी दे दी गई थी, अब इसका बेटा स्टेफन लाजार सर्बिया का वारिस था। सुल्तान बायजीद जल्दरम ने इसे सर्बिया का बादशाह इस शर्त पर बनाया कि वो उस्मानियों का वफादार रहेगा। यूं स्टेफन ने सालाना खिराज के अलावा 5000 सिपाहियों का एक दस्ता सुल्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रखने का मुआहदा किया। नीज इसने अपनी बहन शहजादी डेस्पना को बायजीद के निकाह में दे दिया और इसने ये वादा भी किया कि सुल्तान की तमाम लड़ाइयों में वो अपनी फौज लेकर खुद शरीक हुआ करेगा। चुनाचे आखिर वक्त तक वो इस मुआहदे पर कायम रहा और नाइकोपोलिस और जंगे अंकरा की खून रेज जंगों में भी स्टेफन सुल्तान बायजीद जल्दरम के शाना बशाना होकर लड़ता रहा। सर्बिया से सुलह करने के बाद अब सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़े और एंड्रोनेक्स को तख्त पर बिठाने की धमकी देकर शहंशाह पैलियोलोगस को एक जदीद सुलहनामे पर मजबूर किया, जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत की रही सही हैसियत भी खाक में मिला दी। जान और इसका बेटा मैनुएल, जो कि तख्ते सल्तनत में अपने बाप का शरीक था, मुआहदा किया कि 30,000 तलाई सिक्के बतौर खिराज हर साल अदा करता रहेगा और 12,000 का एक फौजी दस्ता बायजीद की खिदमत में हमेशा हाजिर रखेगा। एशियाई कुचक में बाज़ंतीनी सल्तनत के मकबूजात में से अब सिर्फ एक किला फिलाडेल्फिया बाकी रह गया था। इस सुलहनामे में वो भी बायजीद के नाम लिख दिया गया, लेकिन इस किले के यूनानी अफसर ने शहंशाह के हुक्म के बावजूद किला खाली करने से इनकार कर दिया। सुल्तान बायजीद ने शहंशाह को मजबूर किया कि वो खुद अपनी फौज के जरिए से किला खाली करा दे। चुनाचे बाज़ंतीनी सल्तनत के इंतहाई जवाल का इबरतनाक वाक़या भी ज़हूर में आया कि यूनानी सिपाहियों ने फिलाडेल्फिया पर हमला किया और इसे फतह करके उस्मानी सुल्तान बायजीद के हवाले कर दिया। यूरोप में बगावतों को ख़त्म करने और नए मुआहदे करने के बाद अब अगली बारी अनातोलिया के इन तुर्क सरदारान की थी, जिन्होंने सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत का बहाना बनाते हुए और शहजादे याकूब की मौत को सामने रखते हुए उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अनातोलिया के इन बागी सरदारान की बगावतों को कुचलने के लिए सुल्तान बायजीद जल्दरम 1399 ईस्वी में बोरसा शहर से रवाना हुए। इस मुहिम में सुल्तान बायजीद जल्दरम अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ उस्मानी अफवाज के अलावा सर्बिया के बादशाह स्टेफन और रूमी शहंशाह मैनुएल पैलियोलोगस की फौजें भी साथ थीं। 1399 ईस्वी के मौसम सरमा की सख्त तरीन सर्दी में उस्मानी लश्कर बोरसा शहर से रवाना हुआ। सुल्तान बायजीद जल्दरम का सबसे पहला निशाना गरमियान कबीला था। यहाँ गरमियान कबीले के सरदार याकूब दोम ने जब देखा कि वो उस्मानी लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसने सुल्तान बायजीद जल्दरम से अमान मांगी। लेकिन सुल्तान बायजीद जल्दरम ने याकूब दोम को मुआफ न किया और इसे गिरफ्तार करके एक किले में कैद कर दिया गया। और इसके बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने गरमियान कबीले की तमाम ज़मीनों पर हमला करते हुए इन्हें उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। गरमियान कबीले की फतह के बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम की फौजों ने एक और तुर्क कबीले सारूहान की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। जहां पहुंचने के बाद बगैर जंग लड़े इस कबीले के सरदार ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने सारूहान का इलाका उस्मानी सल्तनत में शामिल करने के बाद सारूहान कबीले के सरदार खिजर शाह को गिरफ्तार करते हुए इसे बोरसा शहर में कैद कर दिया। सारूहान की फतह के बाद उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम ने एक और तुर्क कबीले बनु ऐदीन पर हमला कर दिया। बनु ऐदीन कबीले के सरदार ईसा बे ने सुल्तान बायजीद जल्दरम से जान की अमान चाही। बनु ऐदीन कबीले का सरदार ईसा बे सुल्तान बायजीद जल्दरम की निस्बत काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और इसके सफ़ेद बालों को देखते हुए सुल्तान बायजीद जल्दरम ने ईसा बे का भरपूर एहतराम किया और इन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए टायर नामी एक शहर दे दिया, जहां पर बनु ऐदीन के सरदार ने अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजारे। बनु ऐदीन के बाद अब बनु मंतशा की बारी आई। उस्मानी फ़ौजें जल्द सुल्तान बायजीद जल्दरम की क़यादत में यहाँ पहुँच गईं और बनु मंतशा का इलाका भी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। बनु ऐदीन और बनु मंतशा की फतूहात का नतीजा ये निकला कि उस्मानी तुर्क बहरे एजीन के साहिल तक पहुँच गए। यहीं से उस्मानी बहरी ताकत की इब्तिदा हुई।
जहां 60 जहाज़ों का पहला उस्मानी बेड़ा 792 हिजरी मुताबिक 1390 ईस्वी में रवाना होकर जजीरा क्यूस पर हमला आवर हुआ। इसके बाद सुल्तान बायजीद ने समरना पर हमला किया। ये शहर यरूशलेम के मुबारजीन सेनेट जान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ बहरी कुव्वत के नाकाफी होने की वजह से सुल्तान बायजीद को 6 हफ्तों के बाद समरना का मुहासरा उठा लेना पड़ा। इन इब्तदाई फतूहात के बाद सुल्तान बायजीद ने मार्च में बनु हमीद कबीले की जानी पेशकदमी की। जब ये खबर कारामान कबीले के सरदार इब्राहिम को मिली तो इससे अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसके बाकी इत्तेहादी तुर्क कबाइल ख़त्म हो चुके हैं और अब सवाए काजी बरहानुद्दीन, बनु हमीद और बनु जानदार के अलावा कोई और तुर्क कबीला बाकी नहीं बचा। और इससे यह भी मालूम था कि अगर बनु हमीद को सुल्तान बायजीद ने फतह कर लिया तो अगली बारी कारामान कबीले की होगी। इसलिए इसने अपनी सरहदी फौजों को जल्द बनु हमीद कबीले की मदद के लिए रवाना किया। क्योंकि सुल्तान बायजीद जल्दरम बिजली की सी तेजी के साथ पेशकदमी कर रहे थे और जल्द इन्होंने बनु हमीद कबीले के सूबे हामिद में कदम रखा, जहां किसी भी तुर्क सिपाही ने उस्मानियों के खिलाफ तलवार ना उठाई और ये कबीला भी बाकी तुर्क कबाइल की तरह उस्मानियों के कब्जे में चला गया। इस फतह के बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने अपने बेटे ईसा जैलिबी को यहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया। यूं सुल्तान बायजीद जल्दरम ने बहुत थोड़े अरसे में सारूहान, गरमियान, बनु ऐदीन, बनु मंतशा और बनु हमीद की रियासतों को ख़त्म करते हुए इनकी ज़मीनों को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया था और अब अगली बारी करमानियों की थी। अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो ये बनु करमान ही थे जिन्होंने अनातोलिया के तुर्कों को सबसे पहले उस्मानियों के खिलाफ उकसाया था। यही वजह थी कि बनु हमीद को फतह करने के बाद अब सुल्तान बायजीद तेज़ी के साथ करमानियों की जानी पेशकदमी कर रहे थे। जब उस्मानियों ने अनातोलिया में कारामान कबीले की जानी पेशकदमी की तो इस वक्त अनातोलिया में कारामान कबीले के सिर्फ 2 इत्तेहादी बाकी रह गए थे। इनमें से काजी बरहानुद्दीन और दूसरा तुर्क कबीला बनु जानदार था, जिसका सरदार सुलेमान दोम था, जिसने उस्मानियों के साथ इत्तेहाद तोड़ते हुए इन बाकी बागी तुर्क कबाइल के साथ शामिल हो गया था। इधर उस्मानी फौजों ने जल्द कारामान कबीले के दारुल हुकूमत पूनिया का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा तवील जारी रहा। बिलाखिर मुहासरे से तंग आकर कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन ने सुल्तान बायजीद जल्दरम की इताअत कबूल करते हुए इससे रहम की भीख मांगी। नीज इस दौरान सुल्तान बायजीद जल्दरम के जासूसों ने इन्हें बताया कि काजी बरहानुद्दीन और सुलेमान बे की फौजें कोनिया शहर के करीब पहुंचने वाली हैं। इसलिए सुल्तान ने अपने सालारों के मशवरे पर इन्होंने मुहासरा ख़त्म करने और मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया। सुल्तान ने कारामान कबीले के सरदार को मुआफ़ कर दिया और कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन ने करमानिया का एक टुकड़ा जिसमें आग शहर भी शामिल था सुल्तान बायजीद की नज़र करते हुए इनसे सुलह कर ली। अब अनातोलिया में इन फतूहात को 2 साल हो चुके थे। इस दौरान मुसलसल जंगों की वजह से उस्मानी फ़ौज काफ़ी थक चुकी थी। इसलिए सुल्तान बायजीद जल्दरम ने इस साल बाकी मुहिम्मात को मुलतवी करते हुए अपनी फ़ौजों के साथ वो वापस बोरसा शहर चले गए। अनातोलिया में तुर्क रियासतों को फतह करने के बाद सुल्तान बायजीद जल्दरम ने दर्रे दानियाल को अबूर किया और वो इधरने शहर चले गए। इस दरमियान में रूमी शहनशाह जान पैलेओलोगस ने कुस्तुनतुनिया के 3 गिरजे मस्मार करा दिए थे और वो इनके सामान से नए किले तामीर करना चाहता था, लेकिन सुल्तान बायजीद ने रूमी शहनशाह को जबरन इस इरादे से बाज रखा और चंद दिनों के बाद जान की मौत हो गई। इसका लड़का मैनुएल, जो कि कुछ अरसे से सुल्तान बायजीद के दरबार में मौजूद था, शहनशाह के इंतकाल की खबर सुनकर चुपके से भागकर कुस्तुनतुनिया जा पहुंचा और अपने बाप का जानशीन होने के नाते वो शहनशाह बन गया। सुल्तान बायजीद जल्दरम को ये बात सख्त नागवार गुजरी और इन्होंने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। यूं 7 माह तक मुहासरा जारी रहा। इस दौरान जबकि सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए हुए थे, इन्हें अपनी यूरोपियन सरहदों से तशवीशनाक खबर मिली। वो खबर ये थी कि बल्गारिया में सजमन शाह हेंगरी ने उस्मानी सरहद पर हमला कर दिया था और ईसाई फौजों ने बेशुमार देहातों और कस्बों को तबाह बर्बाद करते हुए जागूरा के करीब जा पहुंचे। सुल्तान बायजीद जल्दरम को जब यह खबर मिली तो वो इस हमले से बेहद गजबनाक हुए। सुल्तान ने फौरन कुस्तुनतुनिया के मुहासरे को नाकाबंदी में तब्दील किया और वो अपनी फौजों के साथ
ईसाई लश्कर के मुकाबले के लिए निकल पड़े। इस दौरान इन्होंने अपने यूरोपियन छापामार दस्तों को भी हमले का हुक्म दिया, जो सुल्तान बायजीद जल्दरम के आने से पहले ही ईसाई लश्कर पर हमला आवर हो चुके थे। ईसाई लश्कर के सालार ने तो शुरू में उस्मानी हमला आवरों के खिलाफ मजामत करने की कोशिश की, लेकिन जब सुल्तान बायजीद जल्दरम मरकजी लश्कर के साथ यहाँ पहुंचे तो इसे मजबूरन उस्मानियों के साथ जंग लड़नी पड़ी। इस जंग में सुल्तान बायजीद जल्दरम को शानदार फतह हासिल हुई और मीरचा की फौजें मुंतशिर हो गईं, जबकि मीरचा को जिंदा पकड़कर सुल्तान बायजीद के सामने लाया गया। सुल्तान बायजीद ने इसे बोरसा के किले के तहखाने में कैद कर दिया, जहां वो कुछ अरसे के लिए उस्मानियों की कैद में रहा। बिलाखिर इसने उस्मानियों को टैक्स अदा करने पर रजामंदी दिखाई और इसने सुल्तान बायजीद से ये भी मुआहदा किया कि वो हैंगरी के खिलाफ उस्मानियों की फौजी मदद करेगा और इन्हें फौजी दस्ते फराहम करेगा, जिस पर सुल्तान बायजीद ने इसकी जान बख्शी करते हुए इसे वापस जाने की इजाज़त दे दी। इस इब्तिदाई फतह के बाद सुल्तान ने अपने छापामार दस्तों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए एक को हैंगरी जबकि दूसरे को बोस्निया जाने का हुक्म दिया और ख़ुद सुल्तान मरकजी लश्कर के साथ वापस कुस्तुनतुनिया की जानिब रवाना हुए। यहाँ उस्मानियों के मुहासरे से तंग आकर बिलाखिर शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने मजबूरन सुल्तान बायजीद के साथ सुलह कर ली। चुनाचे 10 साल के लिए सुलह करके मुहासरा उठा लिया गया। सुलह की शराइत निहायत सख्त थी। सुलह की पहली शर्त यह थी कि सालाना खिराज की रकम 3000 तलाई सिक्के होंगे। दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया में एक शरई अदालत कायम की जाएगी, जिसमें सुल्तान बायजीद ने एक तुर्क काजी मुकर्रर किया और कलीसाए मशरिक के इस मरकज़ में एक आलीशान मस्जिद भी तामीर की गई, जिसके मीनारों से तौहीद की सदाएं बुलंद होने लगीं। एक अंग्रेज मौरख लिखता है कि शहनशाह मैनुएल ने शहर के 700 मकानात भी मुसलमानों को दे दिए और गलता का निसफ हिस्सा बायजीद के हवाले कर दिया, जिसमें इसने 6000 उस्मानी फौज मुतय्यन कर दी। शहर के बाहर जो अंगूर के बाग और तरकारियों के खेत थे, इनकी पैदावार का उशर भी सुलहनामा की रूह से उस्मानी खजाने को दे दिया गया और इसी वक्त से उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल कहना शुरू कर दिया था। इस दौरान जब मिर्चा को बोरसा में कैद किया गया था तो इस दौरान इससे यह खबर मिली कि इसने उस्मानी ज़मीनों पर कब्जा करने से पहले जानदार कबीले के सरदार सुलेमान बे के साथ इत्तेहाद किया था। जानदार कबीले के सरदार सुलेमान बे शुरू में तो उस्मानियों के इत्तेहादी थे, लेकिन बाद में इन्होंने इत्तेहाद ख़त्म करते हुए अनातोलिया के बाकी तुर्क कबीलों के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया था। अनातोलिया की पहली मुहिम में सुल्तान बायजीद चाहते थे कि वो जानदार कबीले पर भी हमला करके इसे उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लें, लेकिन चूंकि इनकी फौज पिछले 2 साल के साथ जंग में मसरूफ थी, इसलिए वो अपनी फौजों को आराम देने के लिए वापस बोरसा शहर चले गए। यूं इस दौरान जानदार कबीले के सरदार सुलेमान बे जानते थे कि एक न एक दिन उस्मानी इनके कबीले पर हमला करेंगे, इसलिए इसने सेवास के हुक्मरान काजी बुरहानुद्दीन के साथ इत्तेहाद कर लिया था। यूं जानदार कबीले का दारुल हुकूमत कस्तमूनी तकरीबन उस्मानियों के मुखालफिन से भर चुका था। इसलिए 1392 ईस्वी में सर्दियों के मौसम की परवाह किए बगैर बायजीद जल्दरम अपनी फौज के साथ बोरसा शहर से रवाना हुए और जब सुलेमान बे को उस्मानियों के आने की खबर मिली तो इसने फौरी तौर पर एक कासद काजी बुरहानुद्दीन के पास भेजा ताकि वो अपनी फौज के साथ सुलेमान बे की मदद को आ सके। लेकिन इससे पहले कि काजी बुरहानुद्दीन अपनी फौज के साथ अपने इत्तेहादी की मदद को पहुंचते, बायजीद जल्दरम बर्क रफ्तारी के साथ कस्तामोनी जा पहुंचे और इन्होंने इस शहर का मुहासरा कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद कस्तामोनी शहर के बासियों ने मुहासरे से तंग आकर उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए और यूं जानदार कबीला भी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। सुल्तान बायजीद जल्दरम ने जानदार कबीले के सरदार सुलेमान बे को फांसी दे दी। जब सुल्तान बायजीद जल्दरम जानदार कबीले की फतुहात में मसरूफ थे तो इस दौरान हैंगरी के बादशाह सजमंड का सफीर सुल्तान के पास पहुंचा। इसने अपने बादशाह का पैगाम सुनाते हुए सुल्तान बायजीद को मुतनब्बे किया कि बल्गारिया के मामलात में उस्मानियों को अमल दखल का कोई हक नहीं और इसने अपने शहनशाह का पैगाम देते हुए कहा कि उस्मानियों को बल्गारिया के मामलात से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि सुल्तान बायजीद जल्दरम ने इसका जवाब अपने हाथ में मौजूद तलवार दिखाकर किया। अब ये साफ जाहिर था कि शहनशाह हैंगरी सजमंड बल्गारिया पर हमला करके इसे उस्मानियों से छीनेगा
और ऐसा ही हुआ। शहनशाह सजमंड अपनी फौज के साथ बल्गारिया को उस्मानियों से छीनने के लिए निकल खड़ा हुआ। इसी दौरान सुल्तान बायजीद को खबर मिली कि हंगरी के बादशाह सजमंड ने निकोपोल के किले का मुहासरा करते हुए तमाम तुर्क सिपाह को कत्ल कर दिया है। जब सुल्तान बायजीद जल्दरम ने यह खबर सुनी तो इन्होंने अपने बड़े बेटे शहजादे अर्तुगरुल को अनातोलिया की फौजों का सिपा सलार बनाते हुए बाकी फौज के साथ वो हंगरी की जानिब पेशकदमी करने लगे। सुल्तान बायजीद के यूरोप जाने के बाद काजी बुरहानुद्दीन ने मौके गनीमत जानते हुए अपनी फौजों के साथ उस्मानी सरहद के करीब चला गया। इस पर शहजादे अर्तुगरुल, जो कि इस वक्त अनातोलिया में सुल्तान की जानिब से संजक बे था, इसने अपने पास मौजूद फौज के साथ काजी बुरहानुद्दीन पर हमला कर दिया। यूं दोनों तुर्क कबाइल के दरमियान घुमसान की जंग हुई और ये जंग तकरीबन 3 दिन तक मुसलसल जारी रही। लेकिन इस जंग में बुरहानियों के हाथों उस्मानी शहजादा अर्तुगरुल मारा गया। अगरचे इस मामूली सी फतह ने अनातोलिया में काजी बुरहानुद्दीन के असर असूख को बढ़ा दिया था, लेकिन इसे यह भी मालूम था कि जब यह खबर सुल्तान बायजीद को मिलेगी तो वो इसका बदला जरूर लेगा। इसीलिए इसने बायजीद के आने से पहले अपनी फौजों को अंकारा और दीगर उस्मानी शहरों की लूट मार के लिए रवाना किया। इन शहरों को बुरहानी फौजों ने लूट कर इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। इधर यूरोप में जब हंगरी के बादशाह शहनशाह सजमंड को मालूम हुआ कि बायजीद जल्दरम खुद एक बड़ी फौज के साथ इसकी जानी पेशकदमी कर रहा है, तो इसने फौरन अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और किले को खाली करके हंगेरियन फौज वापस हंगरी चली गई। देरी असना सुल्तान बायजीद जल्दरम को यह खबर मिली कि इसका बड़ा बेटा और तख्त का वारिस शहजादा अर्तुगरुल बुरहानुद्दीन कबीले के सरदार के हाथों जंग में मारा गया है, और इसके साथ साथ ये कि मजीद बुरहानी फौजों ने उस्मानी कस्बों और देहातों पर हमला करके इन्हें लूट लिया है। इन दोनों खबरों ने सुल्तान बायजीद जल्दरम को इंतहाई गमगीन और गुस्से में कर दिया और वो अपने बड़े बेटे की मौत का बदला लेने के लिए फौरन अपनी फौज के साथ अनातोलिया जा पहुंचे। लेकिन यहाँ अनातोलिया पहुंचने के बाद सुल्तान को मालूम हुआ कि कारामान और बुरहान कबीले में किसी इख्तिलाफ की बना पर इनकी आपस में जंग हो गई है। सुल्तान ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए इन तमाम कबीलों को आपस में लड़ने दिया और वो खुद वापस कुस्तुनतुनिया की जानिब मुतवज्जे हुए, क्योंकि जो मुतालबात इसने सुल्तान के माने थे वो इन पर अमल नहीं कर रहा था। मजीद ये कि वो फ्रांसीसियों से फौजी मदद लेकर अपने शहर का दिफा करने की तैयारियों में मसरूफ था। आखिरकार 1395 ईस्वी को सुल्तान बायजीद जल्दरम ने इस्तांबुल के दूसरे मुहासरे का हुक्म दिया। मौसम गर्मा के दौरान जबकि ये मुहासरा जारी था तो सुल्तान बायजीद जल्दरम ने यूनान के इन शहरों पर हमला किया जो कि रोमियों की हिमायत और इनकी मदद कर रहे थे। यूनान की मुहिम से फारिग होने के बाद जब 1396 ईस्वी के मौसम बहार में सुल्तान बाकी फौज के साथ मुहासरे में शामिल हुए तो मुहासरे की शिद्दत में तेजी आ गई। करीब था कि रूमी शहनशाह उस्मानियों के सामने हथियार डालते हुए अपने शहर के दरवाजे खोल देता कि इसे खबर मिली कि एक बड़ा सलीबी लश्कर बल्कान में उस्मानियों के खिलाफ पेशकदमी कर रहा है, जिनमें होली रोमन एम्पायर, सल्तनत फ्रांस, इंग्लिस्तान, हंगरी, किंगडम ऑफ पोलैंड, जमहूरिया वीनस, जमहूरिया जेनोवा, कास्टल, अरागोन, क्रोशिया, हॉस्पिटलर्स और बल्गारियाई इन तमाम ईसाई रियासतों ने एक नया सलीबी इत्तेहाद बनाते हुए इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बनु जानदार कबीले की फतह के बाद अब अनातोलिया में अमन व अमान कायम हो चुका था, जबकि 1394 ईस्वी के आखिर में सुल्तान बायजीद जल्दरम ने कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी भी कर दी थी। इस दौरान सुल्तान बायजीद ने कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जिसकी वजह से इनके खिलाफ सलीबी इत्तेहाद कायम हुआ। ऑटोमन एम्पायर की आज की इस वीडियो में हम सुल्तान बायजीद जल्दरम की वलाचिया के साथ होने वाली जंगों का जायजा लेंगे और इसके साथ साथ हम हंगरी के बादशाह सजमंड के बारे में भी जानेंगे, जिसने सुल्तान बायजीद जल्दरम को टफ टाइम देते हुए उस्मानियों को यूरोप से निकालने के लिए इसने यूरोप की तमाम सल्तनतों को खतूत लिखे और इन्हें सलीबी जंग के लिए आमादा किया। जब सुल्तान बायजीद जल्दरम ने 1394 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया हुआ था तो इस दौरान हंगरी का बादशाह सजमंड कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए इसने एक सलीबी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की, जिसके लिए इसने यूरोप के मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे और पोप को भी इस बात पर आमादा किया कि वो उस्मानियों के खिलाफ एक सलीबी जंग का आगाज करे। जल्द इस सलीबी इत्तेहाद की खबर उस्मानी दारुल हुकूमत अदरने तक पहुंच गई।
सुल्तान बायजीद ने इस मुहासरे के दौरान बल्कान में उस्मानी किलों की तामीर बदस्तूर जारी रखी, जबकि इस दौरान अनातोलिया से भी नए तुर्क फौजियों की भर्ती तेजी के साथ जारी थी। इन तैयारियों के बावजूद भी सुल्तान बायजीद जल्दरम गफलत में बैठे हुए नहीं थे और ना ही वो इस इंतजार में थे कि सलीबी लश्कर इनके दरवाजे पर दस्तक दे। वो दुश्मन की तलवार निकालने से पहले ही अपनी तलवार से इसका सर कलम कर देना चाहते थे। जब सुल्तान बायजीद तख्त नशीन हुए तो तख्त नशीन होने के सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर सुल्तान बायजीद ने वो फतूहात हासिल कर ली थी जो इनसे पहले किसी भी उस्मानी सुल्तान को नसीब नहीं हुई थी। तकरीबन तमाम अनातोलिया फतह हो चुका था, बल्कान में तमाम दुश्मनों को जेर कर दिया गया था और अब कुस्तुनतुनिया का मुहासरा बदस्तूर जारी था। इस हवाले से सुल्तान बायजीद जल्दरम पहले उस्मानी सुल्तान थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया था। इसीलिए सुल्तान बायजीद ने यूं बेकार रहने की बजाय आने वाले सलीबी लश्कर के मुकाबले के लिए इन्होंने जंगी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने अपनी शुमाली सरहदों को सलीबी हमलों से महफूज बनाने के लिए सुल्तान ने 1394 ईस्वी के मौसम ख़ज़ा में वलाचिया के खिलाफ एक फौजी मुहिम शुरू की। 1394 ईस्वी के बरसाती मौसम में सुल्तान बायजीद नेकोपोलिस के करीब से इन्होंने दरियाए डैन्यूब को अबूर किया और उस्मानी फौज ने वलाचिया के दारुल खिलाफा आर्गस पर कब्जा करने के लिए शुमाल का रास्ता इख्तियार किया। उस्मानी सुल्तान बायजीद का ख्याल था कि इस बरसाती मौसम में वलाचिया के बादशाह मिर्जा अव्वल के पास उस्मानी सुल्तान के सामने झुकने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा, लेकिन सुल्तान के इब्तिदाई हमलों के जवाब में वलाचिया के बादशाह की तरफ से कोई भी जवाब न आया और जब सुल्तान बायजीद ने जंगली इलाकों के अंदरूनी हिस्सों में मार्च शुरू किया तो इस वक्त इन्हें मुकामी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सुल्तान बायजीद तो जानते थे कि उस्मानी फौज के खिलाफ मुकाबले के लिए ना तो वलाचिया के पास वसाइल हैं और ना ही इतनी ज़्यादा फौजी ताकत। ये बात थी तो दुरुस्त, लेकिन वलाचिया के बादशाह ने यहाँ मैदान में उस्मानियों के खिलाफ लड़ने के बजाय इसने बायजीद के खिलाफ गोरीला कार्रवाइयों का आगाज किया और यूं जंगल में पूरे एक हफ्ते तक इसने उस्मानी हमला आवरों को हिट एंड रन टेक्निक के मुताबिक इसने उस्मानी फौज को हिरासा किया। यूं इब्तिदाई भारी नुकसान उठाने के बाद सुल्तान बायजीद ने उस्मानी फौज को दरियाए आर्गीज के करीब अपना फौजी कैंप बनाने का हुक्म दिया। वलाचिया के बादशाह ने सिर्फ गोरीला वार पर इक्तफा न किया, बल्कि इसने 10 अक्टूबर 1394 ईस्वी की रात को जब उस्मानी सिपाही गहरी नींद सोए हुए थे तो इसने अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। दुश्मन का यह हमला बिल्कुल गैर मुतवक्के और नाकाबिले यकीन था। सुल्तान बायजीद खुद भी मिर्जा के इस हमले से बेहद हैरान हुए। विलाचियन फौज के इस अचानक हमले से उस्मानी बौखला उठे और कई बार तो खुद उस्मानी सुल्तान बायजीद की जान को सख्त तरीन खतरा लाहक हो गया था, क्योंकि सारी रात उस्मानियों और वलाचियों के दरमियान जंग होती रही और अगले दिन की सुबह को जब सुल्तान ने देखा कि उस्मानी फौज एक नाजुक तरीन सूरत हाल में है और हजारों उस्मानी सिपाही इस हमले में मारे जा चुके हैं, तो सुल्तान बायजीद ने अपनी फौज को जमा होने का हुक्म दिया और शिकस्त के बाद इन्होंने दरियाए डैन्यूब को अबूर किया और वो वापस उस्मानी इलाकों में चले आए। यहाँ पहली बार बायजीद जल्दरम, जिन्हें द थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, को ईसाइयों के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। इस इब्तिदाई शिकस्त के बावजूद सुल्तान बायजीद ने 1395 ईस्वी के मौसम बहार के दौरान इन्होंने वलाचिया पर दोबारा हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान वलाचिया के बादशाह मिर्जा ने आने वाली सलीबी जंग के लिए इसने हंगरी के बादशाह सजमन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहाद करने के लिए इसने ट्रांसिल्वानिया का सफ़र किया। इधर सुल्तान बायजीद ने वलाचिया पर हमले के लिए बल्कान में मौजूद ईसाई बाज गुजारों को अपनी फौज के साथ तारनोवा में जमा होने का हुक्म दिया और सिवाय सर्बिया के रईस वुक ब्रैंकोविच के तमाम ने उस्मानी सुल्तान के हुक्म पर अपने फौजी दस्तों के साथ वो सुल्तान बायजीद के पास जमा हो गए। इस बार उस्मानी सुल्तान बायजीद ने वलाचिया पर हमले के लिए मगरिब से अपने एक बाज गुजार मुल्क वार्डन के जरिए से हमला किया। इस पेशकदमी के दौरान एक बार फिर वलाचिया की फौज ने गोरीला वार शुरू की। उस्मानी फौज वलाचिया के दारुल हुकूमत आर्गीज की जानिब मार्च कर रही थी, लेकिन शायद अब की बार गोरीला मुहिम के असरात पहले की तरह न थे, क्योंकि अब की बार उस्मानी और वलाचियन फौजों ने आमने सामने होना था और इसके लिए वलाचिया के बादशाह मिर्जा ने एक ज़बरदस्त फौज तैयार की हुई थी।
और इसके साथ साथ इसने वलाचिया के तमाम इलाकों के अफराद को हुक्म दिया कि वो अपने हथियार जमा करें और मुसलमान हमला आवरों से अपने वतन का दिफा करने के लिए इस अजीम मकसद में शामिल हो जाएं। जब उस्मानी फौज ने शुमाल की जानिब अपना रास्ता इख्तियार किया तो सुल्तान ने रास्ते में बहुत से किलों को नज़रअंदाज करते हुए और वो वलाचिया के दारुल हुकूमत के करीब एक मैदान में मिर्जा अव्वल के सामने नमूदार हुए। लेकिन अब की बार भी वलाचियन बादशाह मिर्जा ने ये जानते हुए कि वो उस्मानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसने अपने दारुल हुकूमत के जनूब में दलदली इलाकों में अपनी फौज को तैनात कर दिया था। जैसे ही सुल्तान बायजीद ने अपनी फौज को मैदान जंग में तैनात किया तो सुल्तान को अंदाज़ा हुआ कि ये मैदान उस्मानियों के लिए किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि दलदली इलाका होने की वजह से सुल्तान के घुड़सवार दस्ते यहाँ बिल्कुल बेकार थे। लेकिन अब उस्मानी फौजें मैदान जंग में एक आखिरी मार्के के लिए मौजूद थीं। सुल्तान बायजीद ने अपने मरकजी पैदल दस्ते को हमले का हुक्म दिया और एक गुमसान की जंग शुरू हो गई और तकरीबन ये जंग एक हफ्ते तक जारी रही। उस्मानियों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद वो वलाचिया के चंद पैदल दस्तों को पीछे हटने पर मजबूर न कर सके, बल्कि इस दौरान उस्मानी वलाचिया के तीरों का निशाना बनते हुए बेशुमार उस्मानी सिपाही मैदान जंग में मारे गए। एक मौके पर तो मुज़ाहमत करते हुए 2 प्यादा दस्ते मौके पर ही शहीद हो गए। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान ने अपने इत्तेहादियों को भी जंग में उतरने का हुक्म दिया और ऐसाई इत्तेहादियों ने सुल्तान की तरफ से दुश्मन पर हमला कर दिया। लेकिन मैदान जंग अब भी पूरे का पूरा वलाचियन फौज के हक में था, क्योंकि वलाचियन फौजों ने अपने बादशाह के हुक्म पर उस्मानियों के लश्कर के मुकाबले के लिए अपने इलाकों में खंदकें खोदना शुरू कर दी थी और हर गुजरते दिन के साथ उस्मानियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी और यूं उस्मानी फौज की तादाद कम होना शुरू हो गई, क्योंकि उस्मानी लाशें रवाइन के दलदली इलाकों में चारों इतराफ बिखरी हुई थीं। जबकि इससे भी अजब बात ये हुई कि इस दौरान सुल्तान बायजीद के यूरोपियन जागीरदार जो कि सुल्तान के हुक्म पर इस जंग में आए हुए थे, इनमें से 2 वलाचियन फौज के हाथों मारे गए। यूं अब सुल्तान बायजीद ने यह नतीजा अखज़ किया कि इस दलदली इलाके में दुश्मन के साथ लड़ना बेवकूफ़ी और बेसूद है, इसलिए मजीद नुकसानात से बचने के लिए सुल्तान ने मैदान जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और यूं एक बार फिर वलाचिया के खिलाफ सुल्तान बायजीद की मुहिम तर्क कर दी गई और रवाइन की जंग में उस्मानियों को बुरी तरह शिकस्त हुई, जबकि वलाचियन बादशाह मिर्जा अव्वल को एक शानदार फतह हासिल हुई थी। ताहम रवाइन की जंग में शिकस्त के बाद उस्मानियों के लिए सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया था। जंग के बाद के महीनों में वलाचियन बादशाह मिर्जा अव्वल की मकबूलियत तेज़ी के साथ कम होती चली गई, क्योंकि उस्मानियों के खिलाफ इसकी तवील जद्दोजहद ने मुल्की वसाइल को शदीद नुकसान पहुँचाया था और अब अवाम इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। इस दौरान इसके एक और दरबारी हरीफ वलैद अव्वल ने इसे माजूल कर दिया, जबकि मिर्जा अव्वल हैंगरी में सजमंड के पास चला गया। इधर वलाचिया के नए हुक्मरान वलैद अव्वल ने सुल्तान बायजीद की इताअत को कबूल करते हुए इसने वलाचिया को सलीबी इत्तेहाद से अलग करते हुए सालाना खिराज सुल्तान बायजीद को देना शुरू कर दिया। अगरचे मैदान जंग में सुल्तान बायजीद नाकाम रहे, लेकिन सफारतकारी के जरिए इन्होंने वलाचिया को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया था। इस बेहतरीन हिकमत अमली से सुल्तान ने न सिर्फ वलाचिया को अपनी सल्तनत में शामिल किया, बल्कि इन्होंने अपनी शुमाली सरहद को भी महफूज कर लिया था। अब उस्मानी सुल्तान ने अपनी नज़रें बल्कान की जानिब फेर ली थी, क्योंकि सुल्तान सलीबी जंग से पहले इस खित्ते में मौजूद अपने तमाम दुश्मनों को कुचलना चाहते थे। यूं दरियाए डैन्यूब को अबूर करने के बाद उस्मानी फौजों ने सुल्तान बायजीद के हुक्म पर नेकोपोलिस के किले का मुहासरा कर लिया था, जो कि अभी तक जार ईवान चिश्मान के पास था। सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में कई उस्मानी फौजों ने इस किले का मुहासरा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब न हो सके। ताहम अब की बार उस्मानियों के पास मुहासरे के लिए ज़्यादा वसाइल थे और यूं कुछ ही मुज़ाहमत के बाद नेकोपोलिस ने सुल्तान बायजीद की फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए और यूं बल्गारिया का ये अहम तरीन किला उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गया। मुहासरे के फ़ौरन बाद बल्गारिया के ज़ार ईवान चिश्मान को सुल्तान ने कैद कर लिया और फिर बाद में इसे फांसी दे दी गई। ईवान चिश्मान की सल्तनत को ख़त्म करने के बाद उस्मानी सुल्तान ने अपने सर्बिया के इलाकों की जनूब की जानिब पेशकदमी शुरू की
क्योंकि रवाइन की जंग में मारे जाने वाले 2 सर्बियाई हुक्मरानों की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सुल्तान ने पहले तो इन दोनों की रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल किया और इसके बाद अब वुक ब्रैंकोविच की बारी थी, जिसने रवाइन की जंग में उस्मानी सुल्तान को फौज देने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि वो खुद भी सुल्तान की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ था। जल्द वुक ब्रैंकोविच को शिकस्त हुई और इसे सुल्तान बायजीद के हुक्म पर पकड़कर कैद में डाल दिया गया। यूं उस्मानी कैदखाने में 2 साल गुजारने के बाद वुक ब्रैंकोविच कुदरती वजूहात की बिना पर इसकी मौत हो गई। यूं 1395 ईस्वी का साल सुल्तान बायजीद जल्दरम के लिए काफ़ी मेहरबान साल रहा और सलीबी जंग के शुरू होने से तकरीबन 12 माह पहले ईसाइयों ने देखा कि उस्मानी सुल्तान बायजीद ने किस तरह बल्कान में अपनी ताकत को मजबूत किया और यूं अब उस्मानी सुल्तान डैन्यूब अबूर करने वाले बड़े शहरों वर्डन, निकोपोलिस और सल्सट्रिया को कंट्रोल कर रहे थे। वलाचिया ने सलीबी इत्तेहाद से खुद को अलग करते हुए वो अब उस्मानी इत्तेहादी बन चुका था। ताहम इन फतुहात के बाद अगले साल यानी कि 1396 ईस्वी को सुल्तान बायजीद को अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना था, क्योंकि उस्मानियों के यूरोप में बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए पूरा यूरोप उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर निकल पड़ा था। यहाँ तक कि इन ईसाइयों ने आपसी इख्तलाफात को भुलाकर उस्मानियों को यूरोप से निकालने के लिए कसम खाई हुई थी और यूं उस्मानियों और सलीबियों के दरमियान निकोपोलिस का मार्का पेश आया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम उस्मानियों और ईसाइयों के दरमियान होने वाली निकोपोलिस की जंग के बारे में बात करेंगे। सो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोसोवो की जंग में फतह के बाद अब तक उस्मानियों को अहले यूरोप के साथ इतनी बड़ी जंग का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन 1396 ईस्वी में होने वाली जंगे निकोपोलिस कुरूने वुस्ता की मसीही दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी इत्तेहादी फौजों में से एक थी, जिसका असल मकसद उस्मानियों को यूरोप से निकालना और अधरने पर सलीबी परचम लहराना था, क्योंकि बल्कान में उस्मानियों की मौजूदगी अहले यूरोप के लिए शदीद खतरा था। ऑटोमन एम्पायर सीरीज की आज की इस वीडियो में हम जंगे निकोपोलिस का अहाता करेंगे, जब पूरा अहले यूरोप उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर इधरने की तरफ रवाना हुआ और कैसे उस्मानियों ने आखिरी सलीबी जंग का सामना किया। शुरू में सल्तनत उस्मानिया के यूरोप में सबसे बड़े दुश्मन हैंगरी के बादशाह सजमंड ने जब सलीबी जंग का ऐलान किया तो इसके तकरीबन ठीक 2 साल बाद शहंशाह सजमंड सलीबी फौज के साथ उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम की अफवाज का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। 1396 ईस्वी के मौसम गर्मा के आखिर में सलीबी फौज ने हैंगरी के दारुल हुकूमत बूढ़ा से पेशकदमी शुरू की और वो डैन्यूब के बाएं किनारे के साथ साथ जनूब की तरफ मार्च करने लगा। ये सलीबी लश्कर अपनी शुजात के नशे में इस कदर सरशार था कि इसने दावा किया कि अगर आसमान भी गिरने लगे तो वो अपने नेज़ों की नोक पर इसको रोक लेंगे। शहंशाह सजमंड ने अपनी मुमलकत से जिस कदर फौज मुमकिन थी इसने जमा की। हैंगरी के बादशाह सजमंड ने यहाँ बल्गारिया पर हमला करने से पहले एक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा ये था कि अगर वलाचिया पर कब्जा कर लिया जाए तो इसे एक तो उस्मानियों के खिलाफ खुलकर जंग लड़ने में मदद मिलेगी और दूसरा इसका अकब महफूज हो जाएगा, जबकि तीसरी अहम वजह यह भी थी कि सलीबी लश्कर को वलाचिया की जानिब से रसद और कुमक भी मिलती रहेगी। सलीबियों ने मुमकिना तौर पर जनूब की तरफ बढ़ने और कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी खत्म करने का मंसूबा बनाया। जनूब की तरफ बढ़ने वाले अहम सरहदी दस्ते के साथ साथ एक छोटा सलीबी दस्ता वलाचिया के साबिक शहंशाह मिर्जा अव्वल की कमान में शहंशाह सजमंड ने वलाचिया को फतह करने के लिए रवाना किया, क्योंकि इस इलाके पर कब्जा करने से सजमंड को डैन्यूब के शुमाली किनारों पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता, जो आने वाले दिनों में उस्मानियों के ज़ेरे कंट्रोल बल्गारिया पर हमले के लिए अहम किरदार अदा करता। इस दौरान जबकि यूरोप में सलीबी लश्कर उस्मानी सरहद के बिल्कुल करीब था, तो इधर एजियन सी में जेनवा, वीनस और नाइट्स हॉस्पिटलर्स की तरफ से इनके मुत्तहिदा सलीबी बहरी बेड़े ने बहरे एजीन में अपनी बहरी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में यहाँ एजियन सी में उस्मानी जहाज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ साथ सलीबी बहरी बेड़े ने बास्फोरस और डार्डिनल को भी सलीबी बहरिया से बंद कर दिया। यहाँ से सलीबी बहरी बेड़ा कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी को तोड़ते हुए इसने अहले कुस्तुनतुनिया को रसद पहुंचाई। यहाँ से ये बहरी बेड़ा बहरे अस्वद से होता हुआ दरियाए डैन्यूब में चला गया ताकि मरकजी सलीबी फौज के साथ वो मिल सके।
इधर मगरिब में शाह सजमन के मातहत मरकजी सलीबी फौज साहिली कस्बे और शुआ से होती हुई बायजीद की एक बाजगुजार रियासत वर्डन में दाखिल हुई। सलीबी लश्कर को दरियाए डैन्यूब अबूर किए हुए तकरीबन 8 दिन हो चुके थे। यहाँ 8 दिन गुजारने के बाद इसने अपने शहर के दरवाजे सलीबी लश्कर के लिए खोल दिए, जिसके बाद सलीबी लश्कर शहर में दाखिल हुआ और शहर में मौजूद उस्मानी सिपाह का कत्लेआम किया गया। इस खूनी वाक़े के बाद सलीबी फौज के एक हिस्से ने बल्गारिया में पेशकदमी जारी रखी, जबकि मरकजी सलीबी फौज ने मुकामी इलाकों में अपनी जंगी कार्रवाइयां शुरू रखी। इधर वलाचिया के दारुल हुकूमत आर्गीज में मीर्जा अव्वल ने सलीबी फौज की मदद से व्लाड अव्वल को शिकस्त देते हुए इसने वलाचिया पर दोबारा कब्जा कर लिया, जबकि व्लाड अव्वल शिकस्त के बाद अपने खानदान और मुख्तसर सी फौज के साथ वो सुल्तान बायजीद के पास चला गया। इसके बाद सलीबी लश्कर के इत्तेहादी मीर्जा अव्वल ने दरियाए डैन्यूब तक के इलाकों तक सलीबी लश्कर को रसाई दे दी। ताहम इन फतूहात के बावजूद सलीबी फौज के लिए ये सब कुछ इतना अहम नहीं था जिसका वो इरादा करके यूरोप से निकले थे। वर्डन की फतह के बाद शहंशाह सजमन के सलीबी लश्कर ने आने वाले दिनों में यहाँ के देही इलाकों को खूब लूटा। यहाँ से सलीबी लश्कर कूच करता हुआ दरियाए डैन्यूब के साथ साथ मगरिब की जानिब पेशकदमी करता गया, जहाँ वो ओरिया होवो के मजबूत किलाबंद कस्बे में जा पहुंचे। यहाँ सलीबी लश्कर की तादाद को देखते हुए कस्बे की मुसलमान आबादी ने यह सोचा कि अपनी जान के बदले ईसाइयों के सामने हथियार डाल देना चाहिए। इन्होंने शहंशाह सजमन से दरख्वास्त की कि इनकी जान के बदले वो ईसाइयों के सामने हथियार डालने के लिए तैयार हैं। इस शर्त की बिना पर शहंशाह हेनरी ने मुसलमानों की ये पेशकश कबूल कर ली। ताहम मुसलमानों के हथियार डालने के बाद सलीबी फौज के फ्रांसीसी दस्ते ने इसकी शदीद तरीन मुखालफत की और इसने अमन की शराइत को नज़रअंदाज करते हुए इसने मुकामी उस्मानी फौज, मशरकी आर्थोडॉक्स ईसाइयों और मुसलमानों समेत इन तीनों को कत्ल कर दिया। यहाँ से सलीबी फौज नाइकोपोलिस के मजबूत तरीन किले के पास जा पहुंची, जहाँ उस्मानी फौज की क़यादत ताकतवर तरीन उस्मानी कमांडर दोगान बे के पास थी। ये किला एक बुलंद तरीन मुकाम पर बनाया गया था, जो कि डैन्यूब के बिल्कुल किनारे पर था और उस्मानियों के लिए वलाचिया जाने के लिए ये एक अहम तरीन मुकाम था। यूं सलीबी फौज ने सितंबर 1396 ईस्वी के शुरू के हफ्तों के दौरान नाइकोपोलिस के मजबूत तरीन किले का मुहासरा शुरू कर दिया। सलीबी फौज ने जान की अमान के बदले उस्मानी फौज को हथियार डालने की पेशकश की, लेकिन अब की बार उस्मानी समझ चुके थे, क्योंकि इन्होंने वर्डन और ओरिया होवो के कस्बों में तुर्क सिपाह और मुसलमानों के कत्ल की खबरें सुन चुके थे। ये देखते हुए कि नाइकोपोलिस का उस्मानी दस्ता हथियार नहीं डालेगा, सलीबी फौज ने अगले चंद दिनों में मुहासरे में मजीद तेजी कर दी और इसने बारूदी सुरंगें भी बिछाई, जबकि वलाचिया की जानिब से रसद और फौजी कुमक सलीबी बेड़े के जरिए दरियाए डैन्यूब तक पहुंचना शुरू हो गई। इस दौरान जबकि सलीबी लश्कर उस्मानी सरहद में दाखिल हो चुका था, इस वक्त सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी की जाती तौर पर निगरानी कर रहे थे। सुल्तान ने जब नाइकोपोलिस के किले के मुहासर की खबर सुनी तो अब वो खुद बराह रास्त सलीबी फौज के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया से निकले और इन्होंने एक तो अपनी फौज को जमा होने का हुक्म दिया, जबकि बल्कान में अपने इत्तेहादी स्टेफन लाजार को अपनी फौज के साथ प्लोवदेव में बुलाया। सुल्तान का मंसूबा ये था कि वो अपनी फौज को जमा करने के बाद बल्कान के पहाड़ों के पीछे सलीबी लश्कर के साथ मुकाबला करेगा। यहाँ इब्तिदाई तैयारियों के बाद सुल्तान बायजीद ने सितंबर के शुरू में कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी जारी रखने के लिए इसने एक छोटी सी फौज यहाँ छोड़ी, जबकि खुद सुल्तान 20,000 की मजबूत उस्मानी फौज के साथ सजमन की फौज के मुकाबले के लिए वो शुमाल की जानिब रवाना हुए। यहाँ अगर सुल्तान बायजीद की बात की जाए तो इन्हें फौज को जमा करने के लिए 6 हफ्ते, जबकि अदरने से दरियाए डैन्यूब तक का सफ़र करने में इन्हें मजीद 3 हफ्ते लगने थे। लेकिन ये सुल्तान बायजीद यल्दरम थे, जिन्हें बिजली के लक़ब से जाना जाता था। सुल्तान ने बर्क रफ्तारी के साथ अपने थंडरबोल्ट होने का सबूत देते हुए इन्होंने 9 हफ्तों का सफ़र सिर्फ 2 हफ्तों में तय किया और जब सुल्तान सलीबी लश्कर के सामने पहुंचे तो सलीबियों के औसा ख़ता हो गए, क्योंकि वो सुल्तान बायजीद यल्दरम के यूं इस कदर जल्दी आ जाने की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे। 24 सितंबर को उस्मानी सुल्तान ने नाइकोपोलिस से कुछ किलोमीटर दूर जनूब में अपना जंगी कैंप नस्ब किया। यहाँ पहुँचने के बाद उस्मानी रवायात के मुताबिक सुल्तान बायजीद अपने घोड़े पर सवार होकर नाइकोपोलिस के किले के बाहर पहुँचे
और इन्होंने किले की दीवार पर खड़े उस्मानी कमांडर दोगान बे की हौसला अफजाई करते हुए इनसे वादा किया कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर सलीबी फौज के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब सलीबी लश्कर दोनों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ तो बायजीद जल्दरम की ताकतवर तरीन फौज थी, जबकि इनके सामने नेकोपोलिस का मजबूत तरीन किला था जहां पर उस्मानी फौज मौजूद थी। यूं 24 सितंबर की शाम को सलीबी फौज ने एक जंगी कौंसिल बुलाई ताकि अगले दिन उस्मानियों का मुकाबला किस तरह किया जाए। ताहम यहाँ हंगरी के बादशाह ने, जो कि उस्मानियों के साथ जंग लड़ने का तजुर्बा रखता था, इसने मशवरा दिया कि हरवल दस्ते के तौर पर ट्रांसिल्वेनिया के मिर्जा अव्वल अपनी फौज के साथ सबसे आगे होंगे, क्योंकि इन्होंने चंद साल पहले सुल्तान बायजीद जल्दरम को 2 बार शिकस्त दी थी और वो उस्मानियों के साथ जंग लड़ने का तजर्बा रखते हैं। इनके पीछे यूरोप के इत्तेहादी दस्ते होंगे, जबकि सबसे आखिर पर हंगरी की बाकायदा फौज होगी। हंगरी के शहंशाह सजमन का ये मशवरा तो फौजी नुक्ते नज़र से बिल्कुल सही था, लेकिन जहां सलीबी कैंप के अंदर अंदरूनी तकसीम की वजह से सजमन की जंगी हिकमत अमली को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। यूरोप के फ्रांसीसी कमांडरों ने सजमन के इस मंसूबे को बिल्कुल भी पसंद न किया। फ्रांस के फिलिप ऑफ आर्टुइज ने यहाँ तक कह दिया कि हंगरी का बादशाह इस जंग में अपनी इज्जत और शान शौकत के लिए हमें जंग से दूर रखना चाहता है, ताकि वो हरवल दस्ते के तौर पर जंग में फतह हासिल करके सारा क्रेडिट खुद ले जाए। यूं सलीबी कैंप में कई घंटों की चीखों पुकार के बाद ये तय पाया कि फ्रांस के नाइट्स ही इस जंग की क़यादत करेंगे। 23 ज़िकाद 798 हिजरी मुताबिक 24 सितंबर 1396 ईस्वी की सुबह को उस्मानी और सलीबी फौजें जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। सलीबी लश्कर के हरवल दस्ते के तौर पर यूरोप के इत्तेहादी दस्ते थे, जो कि फ्रांसीसी थे। इसके पीछे सलीबी पैदल नाइट्स थे, जबकि सबसे आखिर पर हंगरी के घुड़सवार दस्ते थे। सलीबी लश्कर के बाएं जानिब मिर्जा अव्वल की पैदल फौज थी, जबकि सलीबी फौज के दाएं जानिब स्टेफन लाकफी की क़यादत में ट्रांसिल्वेनियाई दस्ते मौजूद थे। जबकि नेकोपोलिस का मुहासरा जारी रखने के लिए नेकोपोलिस किले के बाहर एक छोटा सलीबी दस्ता भी मौजूद था। सलीबी फौज के बरक्स उस्मानी फौज अपनी कमान के ढांचे में कहीं ज्यादा मरकजियत रखती थी। उस्मानी फौज के हरवल दस्ते के तौर पर उस्मानी अकंजी हल्के घुड़सवार दस्ते मौजूद थे, जिन्हें अजब कहा जाता था। इनके पीछे सुल्तान बायजीद की कैपिकुलू फौज खड़ी थी और इनके साथ यनीचरी दस्ते भी मौजूद थे। इनकी क़यादत खुद सुल्तान बायजीद और इनके वजीर जानदारली ज़ादा अली पाशा कर रहे थे। दरी असना उस्मानी फौज के दाएं बाजू पर तैमूरली सिपाही मौजूद थे, जिनकी क़यादत सुल्तान के बड़े बेटे सुलेमान सैलिबी कर रहे थे। उस्मानी फौज के बाएं बाजू पर अनातोलिया के भारी घुड़सवार दस्ते मौजूद थे, जिनकी क़यादत कारा तैमूर ताश पाशा कर रहे थे। जबकि आखिर में स्टेफन लाजार के सर्बियाई नाइट्स थे, जिनकी क़यादत इनके शहजादे स्टेफन लाजार यूक के पास थी। जंग शुरू होने से कई घंटे पहले शहंशाह सजमन ने एहतियाती तौर पर एक ऐसाई दस्ता नेकोपोलिस के जनूब में उस्मानियों की पोजीशन का पता लगाने के लिए भेजा, ताकि इन कैंप्स को तलाश किया जा सके जिन्हें बायजीद ने सलीबियों से छुपा रखा था। इस सूरत हाल की वजह से जंग मजीद 2 घंटे के लिए मौखर हो गई, जिससे फौज का हरवल दस्ता, जो कि फ्रांसीसी था, इसमें शदीद नाराजगी पैदा हो गई और ये इंतजार इनके लिए मौत से भी ज्यादा बदतर था। यहाँ सलीबी फौज के हरवल दस्ते ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए इसके कमांडर फिलिप ऑफ आर्टुइज ने अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए कहा कि खुदा और सेनेट जॉर्ज के नाम पर आगे बढ़ो, तुम लोग आज मुझे एक बहादुर नाइट की तरह लड़ते हुए देखोगे। और इसने आम हमले का हुक्म दे दिया। हंगरी का बादशाह सजमन उस्मानियों के असूल जंग से बाखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि सबसे आगे बेकायदा और गैर मरतब दस्ते होते हैं, जो दुश्मन के पहले हमले का जोर तोड़ने के लिए आगे रखे जाते हैं। असली और बाकायदा फौज इनके पीछे होती है। इसी बिना पर इसने फ्रांसीसी फौज को मशवरा दिया कि इन बेकायदा सवारों पर हमला करके अपनी कुव्वत को ज़ाया न करें। बाज़ फ्रांसीसी कमांडरों ने इस राय से इत्तेफाक किया, लेकिन दूसरों ने इस बदगुमानी की बिना पर कि सजमन पहले खुद हमला करना चाहता है, ये गवारा नहीं किया कि फ्रांसीसी दस्ते हंगरी की फौज से पीछे रहें, और इन्होंने इस मशवरे की मुखालफत की। शहंशाह ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इन्होंने इसकी एक ना सुनी और पूरी कुव्वत के साथ वो तुर्कों के मुकदमतुल जेश पर टूट पड़े।
और वो इस इब्तिदाई फतह के नशे में सरशार इतनी दूर निकल गए कि बाकी मांदा इत्तेहादी फौज से इनका ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ते हो गया। इधर उस्मानी फौज के आगे एक खारदार जंगला लगा हुआ था और इसके पीछे पैदल उस्मानी सिपाही खड़े थे जिनके पास कुल्हाड़ी, कमान और नेज़े थे। इन्होंने फ्रांसीसी नाइट्स का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो फ्रांसीसी घुड़सवारों का ज़्यादा देर मुकाबला न कर सके और 2 दस्ते देखते ही देखते फ्रांसीसियों के हाथों शहीद हो गए। इस पर सुल्तान बायजीद ने बर्क रफ्तारी के साथ अपने भारी घुड़सवार दस्तों को फ्रांसीसियों के मुकाबले के लिए रवाना किया, जबकि इसके अलावा इसने अपने जनीचरी दस्तों को भी इस हमले में शामिल किया ताकि वो मजबूती के साथ फ्रांसीसियों का मुकाबला कर सके। इस दौरान जबकि फ्रांसीसी उस्मानियों के साथ जंग में मसरूफ थे, सलीबी फौज का मरकजी लश्कर भी उस्मानियों के मुकाबले के लिए मैदान में कूद पड़ा। यहाँ 2 तरफा मुहाज का मुकाबला करने के लिए सुल्तान बायजीद ने अपनी बेहतरीन जंगी चाल चली। सुल्तान ने अपने बाकी मानदा तैमूरली सिपाही घुड़सवार और अपने अकंजी सिपाहियों को मरकजी लश्कर के मुकाबले के लिए रवाना किया और यूं सजमन को एक बेहतरीन दिफाई लाइन का सामना करना पड़ा और सलीबियों को 2 मुहाजों पर जंग लड़ना पड़ी। इस दौरान सुल्तान ने एक और बेहतरीन जंगी चाल चलते हुए इन्होंने अपने कैपिकुलू सिपाही घुड़सवारों को फ्रांसीसियों पर अकब से हमले के लिए रवाना किया, जिन्होंने फ्रांसीसी नाइट्स के अकब पर अचानक हमला कर दिया, जिससे फ्रांसीसियों का भारी नुकसान हुआ क्योंकि वो अब बायजीद के बेहतरीन दस्तों के दोनों एतराफ से घिर चुके थे। इधर शहंशाह सजमन उस्मानी लश्कर के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ टकराया और इसका ये हमला शदीद तर था, लेकिन इसके बावजूद उस्मानी अपनी जगह पर डटे रहे और इन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। शाह सजमन की कोशिश थी कि वो किसी तरह उस्मानी सफ़ों को चीरता हुआ अपने फ्रांसीसी दस्तों के पास जा पहुंचे, लेकिन उस्मानी तुर्क भी अपनी जगह पर कायम रहे और इन्होंने सजमन की फौज का डटकर मुकाबला किया। इस दौरान फ्रांसीसी फौज जो कि सुबह की उस्मानियों के साथ जंग लड़ रही थी, अब सूरज की तपश ने इसका बुरा हाल कर दिया था और इस दिन की आखिर में जब शाम शुरू हुई तो फौज में एक खौफो हरास फैलने लगा, शायद इस वजह से कि दिन गुजर चुका था और मैदान जंग इनके हाथ से निकला जा रहा था। इस दौरान सजमन के 2 इत्तेहादियों वलाचियन और ट्रांसल्वेनियन दोनों ने मैदान जंग से अपने दस्तों के साथ पसपाई इख्तियार की। ये सूरत हाल देखते हुए फ्रांस के नाइट्स जो बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ उस्मानियों को ख़त्म करने के लिए बेसब्री के साथ मैदान जंग में उतरे थे, इनकी हिम्मत जवाब दे गई और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए। इस दौरान जबकि नेकोपोलिस की जंग अपने अरूज पर थी, सुल्तान ने अपने इत्तेहादी स्टेफन को हुक्म दिया कि वो हंगरी की फौज पर हमला करे, जिसके बाद स्टेफन अपने घुड़सवार नाइट्स के साथ हंगरी की फौज पर टूट पड़ा और देखते ही देखते हजारों हंगेरियन सिपाही सर्वी फौजों के हाथों मारे गए। सलीबी फौज अपनी शिकस्त की वजह से खौफो हिरास में मुब्तला थी। बहुत से सलीबी जंगजू डैन्यूब के गहरे पानियों में डूब गए, जबकि हंगरी का बादशाह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जिंदा बच निकला, क्योंकि इसने अपने ज़ाती मुहावजों के जरिए मुकामी माहीगीरों से जहाज छीन कर इसमें सवार होकर वो वापस हंगरी चला गया। यूं नेकोपोलिस की जंग इख्तिताम उस्मानियों की फतह पर हुआ। नेकोपोलिस की जंग में फतह के बाद सुल्तान बायजीद ने मैदान जंग का मुआयना किया। इस वक्त इसे मकतूल तुर्कों की तादाद का अंदाज़ा हुआ। नीज़ जब सुल्तान बायजीद को ये मालूम हुआ कि जंग की इब्तिदा से पहले जिन तुर्कों ने मगलूब होकर जान बख्शी के वादे पर हथियार डाल दिए थे, इन्हें भी ईसाइयों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था, तो इस पर सुल्तान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। सुल्तान ने इरादा कर लिया कि इनके खून का बदला ईसाई कैदियों से वो लेकर रहेगा। चुनाचे दूसरे रोज सुबह को सुल्तान ने तमाम ईसाई कैदियों को, जिनकी तादाद 10,000 थी, अपने सामने खड़ा करके इनके कत्ल का हुक्म दिया। कैदियों में काउंट डिन्यूरस भी था। सुल्तान बायजीद ने इसे कत्ल से मुस्तशना करार देते हुए इसे इजाज़त दी कि कैदियों में से 24 ईसाई शुरफा को मुंतखब कर ले और इन सब की भी जान बख्शी कर दी। इसके बाद कत्ल शुरू हुआ, जो 4 बजे शाम तक जारी रहा। जब हजारों कत्ल हो चुके तो उमराए सल्तनत की दरख्वास्त पर बायजीद ने जल्लादों को हाथ रोकने का हुक्म दिया और जो कैदी बच गए इनमें से एक खुम्स सुल्तान का हिस्सा अलहदा करने के बाद बकिया इन मुसलमान सिपाहियों को तकसीम कर दिए, जिन्होंने इनको जंग में गिरफ्तार किया था। कांट डिन्यूरस और इसके 24 साथी 1 साल तक जेरे हिरासत रहे।
लेकिन सुल्तान ने इनकी हैसियत के मुताबिक इन्हें इज्जत व एहतराम के साथ रखा और जब इनका ज़र फिदिया फ्रांस से आ गया तो इन्हें वतन जाने की इजाज़त दे दी। जाने से पहले जब ये लोग बायजीद के लुत्फ़ व अनायत और हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करने के लिए सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए तो इसने जॉन कॉन्ट डिन्यूरस को मुखातिब करके तारीखी अल्फाज कहे कि जान, मुझे खूब मालूम है कि तू अपने मुल्क में एक बड़ा सरदार और एक ताकतवर तरीन रईस का लड़का है। तू नौजवान है और अभी तेरे लिए उम्मीद के बहुत से साल बाकी हैं। मुमकिन है कि मैदान जंग में तेरी पहली कोशिश की नाकामी पर लोग तुझे काबिल इल्ज़ाम ठहराएं और तू इस शिकस्त को ख़त्म करने और अपनी शोहरत को दोबारा हासिल करने की गरज से एक ताकतवर फौज इकट्ठी करके मेरे मुकाबले में जंग के लिए आए। अगर मैं तुझसे डरता तो तुझसे और तेरे साथियों से तेरे ईमान और इज़्ज़त पर हलफ ले लेता कि ना तू और ना वो कभी मेरे मुकाबले में हथियार उठाएंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसे हलफ का मुतालबा ना करूँगा और बरखिलाफ इसके मैं खुश होऊंगा अगर तू अपने मुल्क में वापस पहुंचकर एक और फौज जमा करे और इसे लेकर जहां आए तो मुझे हमेशा मैदान जंग में अपने मुकाबले के लिए तैयार पाएगा। जो बात मैं इस वक्त कह रहा हूं इसे तो जिस शख्स से भी चाहे नकल कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जंगी कारनामों नीज अपनी फतूहात की तोसी के लिए तैयार और ख्वाहिशमंद रहता हूँ। नाइकोपोलिस की फतह के बाद आने वाले अगले चंद सालों में सुल्तान बायजीद ने बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया पर अपनी नाकाबंदी मजीद बढ़ा दी, क्योंकि अब यूरोप की तरफ से कोई खतरा न था कि कोई ईसाई या फिर सलीबी लश्कर कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आएगा। दरियाए डैन्यूब के किनारे 1396 ईस्वी में होने वाली जंगे नाइकोपोलिस में सुल्तान बायजीद के हाथों यूरोप की मुत्तहिदा सलीबी फौज को इबरतनाक शिकस्त हुई और हंगरी का बादशाह सजमंड बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाकर जिंदा वापस भागने में कामयाब हुआ। नाइकोपोलिस की जंग में फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया यूरोप और इस्लामी दुनिया में एक ताकतवर तरीन रियासत के तौर पर सामने आई। इस फतह के बाद हंगरी और वलाचिया अब सल्तनत उस्मानिया के निशाने पर थे, क्योंकि अब आने वाले सालों में इन इलाकों को उस्मानी हमलों का सामना करना था। लेकिन इस दौरान सुल्तान बायजीद की राह में सबसे बड़ी रुकावट कुस्तुनतुनिया था, क्योंकि सुल्तान बायजीद जानते थे कि कुस्तुनतुनिया को फतह करके ही वो रोमियों की हकीकी हुक्मरान बन सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जंगी तैयारियां शुरू की, क्योंकि नाइकोपोलिस की जंग में सुल्तान बायजीद को फतह तो हासिल हुई थी, लेकिन इस जंग में इन्हें काफ़ी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। हजारों उस्मानी सिपाही इस जंग में शहीद हुए, इसलिए अब सुल्तान जल्दरम ने नए सिपाहियों को फौज में भर्ती करना शुरू किया। लेकिन 1397 ईस्वी के अवाइल में बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करने से पहले सुल्तान बायजीद ने ज़ार ईवान की रियासत वडीन पर हमला किया, क्योंकि नाइकोपोलिस की जंग के दौरान इसने सलीबियों की मदद की थी। यहाँ सुल्तान बायजीद ने एक मुख्तसर सी फौजी मुहिम के बाद वडीन और इसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इन्होंने बल्गारिया के साबिक ज़ार को जंगी कैदी बनाने के बाद इसे बोरसा में कैद के दौरान गला दबाकर कत्ल कर दिया। वर्डन की फतह के बाद थंडरबोल्ट उस्मानी सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया की जानी पेशकदमी शुरू की और 1397 ईस्वी के आखिर तक इन्होंने कुस्तुनतुनिया का सख्त तरीन मुहासरा शुरू कर दिया था। इस मुहासरे के दौरान सुल्तान बायजीद को फतह का इस कदर यकीन था कि वो अपने उमरा और वजीरों के साथ पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कुस्तुनतुनिया में मौजूद महल्लात का जायजा लेते हुए इन्होंने वहीं पर फैसला किया कि कौन सा महल किसको दिया जाएगा। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि सुल्तान बायजीद ने आखिरी सलीबी जंग में यूरोपियों को इस कदर जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया था कि सुल्तान को कामल यकीन था कि अब की बार कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए कोई भी ईसाई लश्कर नहीं आएगा। सुल्तान ने अगरचे शहनशाह कुस्तुनतुनिया के साथ 10 साल के लिए अमन मुआहदा किया हुआ था, लेकिन इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही बायजीद कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहते थे। इसके लिए बायजीद ने कुस्तुनतुनिया में अपना एक ख़ास सैलजी शहनशाह के पास भेजा कि वो ताजो तख्त से दस्तबरदार हो जाए, वरना शहर बज़ोर शमशीर फतह कर लिया जाएगा। इस वक्त वहाँ के बाशिंदे रहमो करम के मुस्तहिक नहीं समझे जाएंगे। इसने यह भी कहलाया कि कुस्तुनतुनिया के मुआवजे में शहनशाह अपने लिए कोई दूसरी हुकूमत पसंद कर ले, जो कि इसे दे दी जाएगी। कुस्तुनतुनिया के बाशिंदे सुल्तान बायजीद की ताकत और कुव्वत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो चाहते थे कि जिस तरह भी मुमकिन हो जंग की नौबत ना आए।
लेकिन जान को उम्मीद थी कि ईसाई हुकूमतें कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए इसने एलजी को यह जवाब देकर रुखसत कर दिया कि अपने आका से कह दो कि बावजूद इसके कि हम ज़ईफ़ व नातवा हैं, हम खुदा के सिवा किसी दूसरी ताकत से नहीं डरते। वही कमज़ोर की हिफाजत करता है और ताकतवर का गुरूर तोड़ता है। सुल्तान को इख्तियार है, जो चाहे करे। इस जवाब के बाद बायज़ीद ने फ़ौरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू कर दिया था। इसी मुहासरे के दौरान मार्शल बोस्लिका शहंशाह की मदद के लिए फ्रांस से यहाँ आ पहुंचा, जिसके बाद शहंशाह कुस्तुनतुनिया 3 साल के लिए यूरोप के सफर पर रवाना हुआ ताकि यूरोप से फौजी मदद हासिल कर सके। लेकिन इन 3 सालों में शहंशाह को यूरोप से कोई खास मदद ना मिली और शहंशाह मायूस होकर वापस लौट आया। अब यूं तो शहंशाह कुस्तुनतुनिया यूरोप से खाली हाथ वापस आया था, लेकिन उस्मानी सुल्तान बायज़ीद को कुस्तुनतुनिया के मुहासरे से पीछे हटने की एक बड़ी वजह जल्द सामने आ गई। वो बड़ी वजह अनातोलिया में मौजूद बरसों पुराना उस्मानी दुश्मन कारामान कबीला था। जब सुल्तान बायज़ीद कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए हुए थे तो कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन अली ने तीसरी बार उस्मानियों के खिलाफ बगावत करते हुए इसने अंकारा तक के इलाकों को फतह करके इसे कारामान कबीले में शामिल कर लिया और इसने गरमियान कबीले के पुराने दारुल हुकूमत से होते हुए इसने साबिक उस्मानी दारुल हुकूमत बोरसा शहर की जानी पेशकदमी शुरू कर दी थी। सुल्तान बायज़ीद जल्दरम को जब कारामान कबीले की बगावत की खबर मिली तो वो सख्त परेशान हुए और अब की बार थंडरबोल्ट ने कारामान कबीले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। इन्होंने यूरोप में अलाउद्दीन बे के साथ जंग करने के लिए अपनी फौजों को जमा किया और कुछ ही दिनों के बाद दोनों सरदार बोरसा शहर के बाहर मैदान में आमने सामने हुए। इस जंग में कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन को शिकस्त हुई और उसे कैद कर लिया गया। अब चूंकि अलाउद्दीन 3 बार उस्मानी सुल्तान के खिलाफ बगावत कर चुका था और हर बार बगावत करने के बाद इसने माफ़ी मांगकर आइंदा बगावत न करने का वादा भी किया था, इसलिए हर बार अपने वादे की खिलाफ वर्जी करने पर सुल्तान बायज़ीद ने कारामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन को फांसी दे दी और कारामान कबीले की ज़मीनों को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। कारामान कबीले की फतह के बाद अब अगला निशाना अनातोलिया का एक और तुर्क कबीला काजी बुरहानुद्दीन था, लेकिन सुल्तान बायज़ीद ने खुद ज़ाती तौर पर बुरहानुद्दीन कबीले पर हमला नहीं किया था। हुआ दरअसल ये था कि 1398 ईस्वी के शुरू में अनातोलिया में ही मौजूद एक और तुर्क कबीले आकयूनलू और काजी बुरहानुद्दीन के दरमियान कुछ तनाज़ात चल रहे थे, जिसकी बिना पर आकयूनलू कबीले ने काजी बुरहानुद्दीन के कबीले पर हमला करते हुए सेवास के मुकाम पर इन्हें शिकस्त देकर जंगी कैदी बना लिया और इसी दौरान काजी बुरहानुद्दीन का गला घोंट कर इन्हें मार दिया गया। काजी बुरहानुद्दीन की मौत के बाद इनके कबीले में सियासी इंतशार के नतीजे में यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन ने सुल्तान बायज़ीद की हकमियत को कबूल करने के बदले में इन्होंने आकयूनलू के खिलाफ उस्मानी फौजों की मदद की दरख्वास्त की, जिस पर सुल्तान बायज़ीद ने अपने सबसे बड़े बेटे सुलेमान चैलेबी की क़यादत में एक मुख्तसर फौज देकर रवाना किया और सेवास के मुकाम पर इन्होंने आकयूनलू को शिकस्त देकर काजी बुरहानुद्दीन के कबीले को फतह करके इसे उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया और यूं अनातोलिया के मशहूर तरीन शहर जिनमें सेवास और कैसरी उस्मानी डोमेन में शामिल कर लिए गए। सुल्तान बायज़ीद की इन फतूहात ने इसे इस खित्ते की 2 ताकतवर तरीन इस्लामी सल्तनतों की सरहदों तक पहुंचा दिया था। इसके जनूब में मिस्र की ममलूक सल्तनत थी, जिसका हमसाया बनु रमज़ान और बनु ज़ू अल कदर कबीला था। अयूबियों के जवाल के बाद ममलूकों ने मिस्र में अपनी हुकूमत कायम की और जल्द ही इस्लामी दुनिया के चंद ताकतवर तरीन सल्तनतों में इनका शुमार होने लगा। सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान उस्मान गाजी और इनके बेटे जबकि वो भी बचपन में ही थे, तो इस दौरान ममलूकों ने मुकद्दस सरजमीन में आखिरी सलीबी फौज को शिकस्त देने के साथ साथ इन्होंने नाकाबिले शिकस्त मंगोलों को ऐने जलूद की जंग में शिकस्त देकर अपनी ताकत का सिक्का जमा दिया था। जबकि मुसलमानों के 2 मुकद्दस तरीन मुकामात मक्का और मदीना पर भी ममलूक सल्तनत की ही हुकूमत थी। 1399 ईस्वी में ममलूक सल्तनत के सुल्तान बरकूक की मौत के बाद ममलूकों का जवाल शुरू हो गया। सुल्तान बरकूक की मौत के बाद इनके 10 साला नातजुर्बाकार बेटे फराज को तख्त नशीन किया गया। इधर इस दौरान उस्मानी सुल्तान बायज़ीद ने ममलूक सुल्तान की मौत से फ़ायदा उठाते हुए 1399 ईस्वी के मौसम गर्मा के दौरान
टूरस पहाड़ों और सिलिशिया में अपनी सरहदों को मजीद वसअत देते हुए इसने बनु रमज़ान और बनु ज़ुअल क़दर के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू की, जिसके बाद बनु ज़ुअल क़दर ने शिकस्त तस्लीम करते हुए उस्मानियों की इताअत कबूल कर ली। यूं अब उस्मानी सल्तनत की सरहदें इस वक्त की दो ताकतवर तरीन सल्तनतों ममलूक और तैमूरी सल्तनतों की सरहदों से जा मिली थी। अब तक 12 साल की मुद्दत हुकूमत में जो मुसलसल जंगों पर मुश्तमिल थी, उस्मानी सुल्तान बायज़ीद जल्दरम को हमेशा कामयाबी मिलती रही। इसने एशियाई कूचक के एक बड़े हिस्से को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और बाज़ंतीनी, सर्बिया, बोस्निया और यूनान के बेशतर हिस्सों को उस्मानी सल्तनत का बाजगुजार बना लिया था। नाइकोपोलिस के मैदान में इसने यूरोप की मुत्तहिदा और बेहतरीन फौजों को निहायत शर्मनाक तरीन शिकस्त देकर सलीबी इत्तेहाद की कुव्वत को पाश पाश कर डाला था। इस वक्त तक किसी जंग में भी इसे नाकामी नहीं हुई थी, लेकिन आइंदा 2 सालों में जो इसकी हुकूमत के आखिरी साल थे, इसे इतनी ज़बरदस्त शिकस्त उठानी पड़ी कि इसकी तमाम फतूहात पर पानी फिर गया और कुछ दिनों के लिए तो सल्तनत उस्मानिया की अजमत खाक में मिल गई। खुद बायज़ीद का खात्मा भी कैद की हालत और बेकसी के आलम में हुआ। इस तबाही और बर्बादी का सबब वो आवेज़श थी जो बायज़ीद और तैमूर के दरमियान पैदा हो गई थी। इंशाअल्लाह ऑटोमन एम्पायर की सुल्तान बायज़ीद यल्दरम की अगली यानी कि आखिरी वीडियो में हम सुल्तान बायज़ीद यल्दरम और तैमूरी सल्तनत के हुक्मरान अमीर तैमूर के दरमियान होने वाली खून रेज जंग अनकरा का तफसील के साथ जिक्र करेंगे। अब इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को। निकोपोलिस की जंग में फतह के बाद सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू कर दिया था, क्योंकि सुल्तान को अब यकीन था कि यूरोप में से कोई भी सल्तनत कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए अब नहीं आएगी। सुल्तान बायज़ीद का ये मुहासरा अपने आखिरी मराहल में था कि इन्हें अनातोलिया में अपने एक बाजगुजार तुर्क कबीले करामान की बगावत की खबर मिली, जहां करामान कबीले के सरदार अलाउद्दीन ने बगावत इख्तियार करते हुए अनकरा तक के इलाके को फतह कर लिया था, जिस पर सुल्तान बायज़ीद को मजबूरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा उठाना पड़ा और वो अपनी फौज के साथ अनातोलिया वापस चले आए, जहां 1397 ईस्वी से लेकर 1399 ईस्वी के दरमियान तक इन्होंने कारामान, काजी बुरहानुद्दीन और दीगर मुख्तलिफ तुर्क कबाइल पर हमला करते हुए इन्हें उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया था। इसके बाद बायज़ीद ने ममलूक सुल्तान बरकूक की मौत का फ़ायदा उठाते हुए इसने बनु ज़ुअल क़दर कबीले, जो कि ममलूक सल्तनत का हामी था, इस पर हमला करके इसे भी उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। अनातोलिया में इन तुर्क कबाइल की फतह ने जहां उस्मानी सुल्तान बायज़ीद को एक अजीम फातेह बना दिया था, वहीं इस फतह ने उस्मानी सल्तनत की सरहदें एक ताकतवर और ख़तरनाक तरीन दुश्मन की सरहदों के साथ मिला दी थी और अब मशरिकी जानिब एक बहुत बड़ा खतरा उस्मानियों की दहलीज पर खड़ा था, जो कि अमीर तैमूर था। 9 अप्रैल 1336 ईस्वी को तैमूर शहर सब्ज में बरलास कबीले में पैदा हुआ। इस दौरान मवराउन नहर और आसपास के इलाकों पर मंगोल चुगताई खानियत की हुक्मरानी थी, जो कि अपने जवाल के आखिरी मराहल में थी। इस दौरान काज़गान नामी शख्स, जो कि बरलास कबीले से ही था, एक तवील जद्दोजहद के बाद समरकंद का गवर्नर बना। काज़गान ने तैमूर की जंगी सलाहियतों को देखते हुए इसे अपनी फौज का सालार बना दिया और तैमूर ने इसकी फौज में कामयाबी के साथ खिदमात सरअंजाम दी। इसके कुछ ही अरसे के बाद काज़गान एक हमले में मार दिया गया, जिसकी वजह से समरकंद के आसपास बदअमनी फैल गई। समरकंद के आसपास फसादात को ख़त्म करने के लिए चुगताई हुक्मरान तुगलक तैमूर खान अपनी फौज के साथ समरकंद आया और यहाँ फितने और फसाद को ख़त्म करने के बाद इसकी यहाँ तैमूर के साथ मुलाकात हुई, जहाँ तैमूर ने चुगताई खान के साथ अपना तारुफ करवाया और जल्द इसने चुगताई खान का एतमाद जीत लिया और तुगलक तैमूर ने इसे समरकंद का गवर्नर बना दिया। तैमूर ने समरकंद में अपने पांव जमाने के बाद इसने चुगताई खानियत को ख़त्म करते हुए इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया और तैमूर एक नए फातेह की हैसियत से उभरा। यहीं से अमीर तैमूर ने अपनी तैमूरी सल्तनत की बुनियाद रखी और बहुत जल्द देखते ही देखते तैमूर ने चुगताई सल्तनत के बाकी मानदा हिस्सों पर कब्जा करते हुए इसने काशगर, ख्वारज़म, खुरासान, हिरात, नेशापुर, ईरान और आज़रबाईजान तक के इलाकों को फतह करके इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस दौरान जबकि तैमूर इन फतूहात में मसरूफ़ था, तो उधर मगरिब में उस्मानी कोसोवो और निकोपोलिस की जंगों में ईसाइयों के साथ यूरोप में नबर्द आजमा थे।
यूं अगर देखा जाए तो तैमूर बिल्कुल अपने जद्दे अमजद चंगेज़ खान के नक्शे कदम पर कत्ल गारतगिरी करता हुआ इसने एक अजीम तैमूरी सल्तनत कायम कर ली थी। और अब तैमूरी सल्तनत की सरहदें सल्तनत उस्मानिया के साथ मुत्तसिल थीं। इस दौरान उस्मानी सुल्तान के जुल्म से तंग तुर्क सरदार तैमूर के पास चले गए थे, क्योंकि गुज़श्ता 5-10 सालों में उस्मानी सुल्तान बायज़ीद ने अनातोलिया में बहुत से तुर्क कबाइल की आज़ादी का खात्मा करते हुए इन्हें सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया था, और इन सरदारान को या तो कैद कर दिया गया था या फिर ज़बरदस्ती उस्मानी फौज में मुआवन के तौर पर इन्हें शामिल किया गया था। और जब समरकंद से एक तुर्क फाते तैमूर उठा और वो इलाकों को फतह करता हुआ उस्मानी सल्तनत के बिल्कुल पास आ गया, और अनातोलिया के बहुत से ऐसे तुर्कमान सरदार जो कि बेघर हो गए थे, वो यहाँ से हिजरत करके समरकंद के तुर्क फाते तैमूर के पास इस उम्मीद से चले गए थे कि वो उस्मानी सुल्तान बायज़ीद से इनका हक इन्हें वापस लेकर देगा। इसके साथ साथ दूसरी जानिब इराक और आज़रबाईजान के बहुत से काबिल जिक्र हुक्मरान जो तैमूर के बेरहम हमलों से बेघर हो गए थे, इन्होंने उस्मानी सुल्तान के दरबार में पनाह ली। इनमें से कुछ काबिल जिक्र खानदानों में जलायर खानदान के सुल्तान अहमद जलीर और कारा कयूनलू के सुल्तान कारा यूसुफ शामिल हैं। यूं दोनों फातिहीन के सियासी हरीफों की मेज़बानी की इस पॉलिसी के नतीजे में अधरने और समरकंद के दरमियान ताल्लुकात तल्ख होना शुरू हो गए, और 1400 ईस्वी के मौसम बहार के दौरान उस्मानियों और तैमूरियों के दरमियान सर्द जंग का आगाज शुरू हुआ। जब तैमूर आज़रबाईजान और जॉर्जिया में एक खून रेस फौजी मुहिम में मसरूफ था, तो सुल्तान बायज़ीद ने समरकंद के फातिह के खिलाफ जंग का आगाज करते हुए इसने अर्जनीक और कीमा के कस्बों पर कब्जा कर लिया। ये जगह मुतहारन बे जो कि एक तुर्कमान सरदार थे, इन्होंने बायज़ीद के खिलाफ तैमूर की हिमायत करते हुए अमीर तैमूर का साथ दिया था। इस हमले के बाद मुतहारन बे तबरेज में अमीर तैमूर के पास चले गए। अब तैमूर ने उस्मानियों के इस हमले का सख्त तरीन जवाब देने का इरादा कर लिया था। इसी साल यानी कि 1400 ईस्वी के मौसम खज़ां के दौरान मंगोल फाते तैमूर ने मशरकी अनातोलिया में अपने तूफ़ानी हमलों का आगाज़ किया, और इसने अर्जनीक और कीमा पर दोबारा कब्जा करते हुए ये इलाके मुतहारन बे के हवाले कर दिए। और इसके अलावा इसने अनातोलिया में उस्मानियों के एक इलाकाई दारुल हुकूमत सिवास का मुहासरा भी कर लिया। इस वक्त उस्मानी सुल्तान बायज़ीद जल्दरम कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए हुए थे। 803 हिजरी मुताबिक 1400 ईस्वी में अमीर तैमूर ने सिवास का मुहासरा शुरू किया, जो कि चंद ही साल पहले उस्मानियों के कब्जे में आया था। इस शहर की दीवारें निहायत मजबूत थीं, और तुर्क दस्ते ने बायज़ीद के सबसे बड़े बेटे अर्तुगरुल की सरकर्दगी में इसकी हिफाजत के लिए ऐसी जान की बाजी लगाई कि शुरू में तैमूर की इतनी बड़ी फौज कामयाब ना हो सकी। लेकिन आखिर में तैमूर ने एक ऐसी तदबीर इख्तियार की कि जिसका जवाब महसूरीन के पास ना था। तैमूर ने 6000 मजदूर लगाकर दीवारों की बुनियादें खुदवाना शुरू कर दी, और इस दरमियान इसने शैतीरों की थुनी लगाकर दीवारों को गिरने से रोके रखा। जब खुदाई का काम पूरा हो गया और बुनियादों के अंदर बड़ी बड़ी सुरंगें तैयार हो गईं, तो शैतीरों में आग लगा दी गई और तमाम दीवारें देखते ही देखते इन्हीं सुरंगों में बैठ गईं। हमला आवरों के लिए अब कोई रुकावट ना थी और शहर पर फौरन कब्जा हो गया। तैमूर ने सिवास के इस मुहाफिज दस्ते से दिल खोल कर इंतकाम लिया, और इनमें से 4000 आर्मीनियों को तो इसने जिंदा दफन कर दिया। अर्तुगरुल और बकिया तुर्क सिपाहियों को भी तैमूर ने न बख्शा और इनके भी कत्ल का हुक्म जारी किया। सिवास की फतह के बाद तैमूर शाम और मिस्र की तरफ रवाना हुआ, और इसने कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हलब, हामा, बायलबक, हमस और दमिश्क को फतह करते हुए यहाँ के शहरियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद किया। ताहम इस दौरान जबकि तैमूर ममलूक सरजमीन को फतह करने के लिए दमिश्क में मौजूद था, तो इसे अनातोलिया से उस्मानियों की पेशकदमी की इत्तलात मिली। 1401 ईस्वी के मौसम गर्मा तक उस्मानी अफवाज ने मशरकी अनातोलिया की तरफ पेशकदमी जारी रखी, और यहाँ सिवास और कीमा के कब्जे पर दोबारा सुल्तान बायज़ीद ने हमला करके इन इलाकों को वापस हासिल कर लिया। यूं यहाँ से दोनों फातिहीन के दरमियान खत्तो किताबत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इन दोनों फातिहीन को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। इस खत्तो किताबत में दोनों बादशाहों ने एक दूसरे पर इस्लाम की बुनियादी असूलों से इनहिराफ, कुफर और बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया,
तैमूर ने सबसे पहले बायजीद को खत भेजा जिसमें इसने इस बात पर जोर दिया कि वो जलाइड और कारा कुयुनलू के हुक्मरानों को अपनी सरजमीनों से निकाल बाहर करे, वरना तैमूर इस पर अपना गजब नाजल करेगा। बायजीद ने जवाब में लिखा कि यहाँ मंगोल फातह के सामने इराक, खुरासान और ममलूकों की बेबस फौजें नहीं हैं, बल्कि यहाँ उस्मानियों की ताकतवर तरीन फौजें हैं जो कि तैमूर को नाकों चने चुभवा सकती हैं। उस्मानी सुल्तान बायजीद ने तैमूर को यह भी लिखा कि तैमूर की फौजी मुहिम्मात से लाखों मुसलमान शहरी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बायजीद ने तैमूर को इस बात पर जोर दिया कि इसे मशरकी अनातोलिया में अपनी हालिया फतूहात को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। इसके साथ साथ दीगर इश्तियाल अंगेज खतूत जिनमें तैमूर का बायजीद को चींटी से तशबीह देना और बायजीद का तैमूर को लिखे गए अपने खत में अपना नाम सुनहरी हरूफ के साथ बड़ा करके लिखना और तैमूर का नाम स्याह रंग में छोटे लफ्जों में लिखना तैमूर को गजबनाक करता गया। इसके अलावा दोनों बादशाहों ने एक दूसरे पर खुद को अजीम इस्लामी हुक्मरान होने का दावा किया। यूं इस खत्तो किताबत का कोई नतीजा न निकला और बायजीद ने अमीर तैमूर के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। 1401 ईस्वी में जलाइड खानदान के सुल्तान अहमद ने उस्मानी सुल्तान बायजीद की मदद से बगदाद में अपनी हुकूमत को बहाल किया, जिस पर तैमूर गजबनाक हुआ और वो अपनी फौज के साथ बगदाद जा पहुंचा। इसने सुल्तान अहमद की बगावत को दबाते हुए बगदाद के तमाम इंसानों को तहे तय करने का हुक्म दे दिया और यहीं से तैमूर ने बायजीद के खिलाफ जंगी तैयारियों का आगाज किया। 1402 ईस्वी के मौसम बहार के दौरान आज़रबाईजान में अपनी फौज को तैनात करने के बाद तैमूर ने बाज़ाब्ता तौर पर उस्मानियों के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान किया और मशरकी अनातोलिया की तरफ वो अपनी फौजों के साथ मार्च करने लगा। इस इब्तदाई हमले में बगैर किसी मज़ाहमत के कीमा और अर्जनीक और सेवास दोबारा तैमूरी हुक्मरानों के हाथ में आ गए। जैसे ही तैमूर उस्मानी इलाकों में दाखिल हुआ तो बायजीद अपने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे को छोड़कर वापस अपनी फौज के साथ अमीर तैमूर का मुकाबला करने के लिए बोरसा शहर जा पहुंचा, जहां इसने बल्कान और अनातोलिया से फौजों को जमा किया। जब बायजीद अपनी फौज के साथ अनकरा पहुंचा तो बायजीद के फौजी अफसरों ने इसे मशवरा दिया कि यहाँ रुककर दिफाई पोजीशन के तौर पर तैमूर का इंतजार किया जाए और यहीं इसके साथ जंग लड़ी जाए। लेकिन बायजीद ने हकारत के साथ अपने फौजी अफसरों के इस मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए इसने आगे बढ़कर हमला करना ज्यादा मुनासिब समझा। सुल्तान बायजीद ने अनकरा में अपनी मामूली सी फौजी छावनी कायम की और वो तैमूर के मुकाबले के लिए सेवास की तरफ मशरकी जानिब बढ़ने लगा, जहां चंद दिनों की पेशकदमी के बाद अमासिया के करीब बायजीद का तैमूरी फौज के साथ सामना हुआ। ये तैमूरी फौज का हरवल दस्ता था जिसे बायजीद ने कुचल डाला। बायजीद इसी खुशफहमी में था कि इसने तैमूर को शिकस्त दे दी है, लेकिन जब हकीकत इस पर खुली तो वो बेहद परेशान हुआ, क्योंकि ये तो तैमूर की एक इब्तिदाई चाल थी। तैमूर ने अपने चंद एक दस्तों को बायजीद के मुकाबले में भेजकर इसने मगरिब की जानिब एक लंबा चक्कर काटते हुए वो अनकरा जा पहुंचा और इसने अनकरा का मुहासरा कर लिया। जब बायजीद को अनकरा के मुहासरे की खबर मिली तो इसने बर्क रफ्तारी के साथ अनातोलिया की शदीद गर्मी में अपनी फौज को वापस अनकरा की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। इस खौफनाक गर्मी में वापसी के दौरान हजारों उस्मानी सिपाही गर्मी की शिद्दत की वजह से मारे गए और बिलाखिर थकी हारी उस्मानी फौज अनकरा के मुजाफात में पहुंची, जहां जुलाई के दरमियान इन्होंने अनकरा के करीब मुजाफात में अपना पड़ाव डाला। जंगे अनकरा में सुल्तान बायजीद के पास 60,000 की मजबूत फौज थी, जबकि इसके मुकाबले में अमीर तैमूर के पास 90,000 का एक बड़ा लश्कर था। तैमूर के ज्यादातर सिपाही चुगताई मंगोलों पर मुश्तमिल थे, जबकि इसके अलावा इसकी फौज में ईरानी प्यादा और आर्मीनियाई भी शामिल थे। तैमूर खुद लश्कर के मरकज की कमान कर रहा था, जबकि तैमूरी फौज के दाएं जानिब इसका सबसे बड़ा बेटा मेहरान शाह कमांड कर रहा था। तैमूरी लश्कर के बाएं जानिब तैमूर का सबसे छोटा बेटा शाहरुख मौजूद था। तैमूरी फौज के आगे 32 जंगी हाथियों की एक लंबी कतार थी, जो कि तैमूर हिंदुस्तान की मुहिम में इन्हें पकड़कर अपने साथ लाया था। ये खौफनाक तरीन हाथी दर हकीकत दुश्मन को खौफजदा करने के लिए एक जिंदा किले की मानित थे। इधर दूसरी जानिब उस्मानी सुल्तान बायजीद की फौज भी मुख्तलिफ सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। उस्मानी सुल्तान बायजीद लश्कर के मरकज में था
और इसके साथ इसका वजीर जानदारली ज़ादा अली पाशा और सुल्तान के 3 बेटे शहजादा ईसा, मूसा और शहजादा मुस्तफ़ा मरकज़ की कमान कर रहे थे। इनकी हिफाजत सुल्तान के कैपिकुलू गार्ड और कई हजार जनीचरी और कैपिकुलू घुड़सवार सिपाही दस्ते कर रहे थे। इसके अलावा तीरंदाजों और हल्के अजब प्यादा दस्ते भी इसमें शामिल थे। उस्मानी लश्कर के बाएं जानिब बायजीद का सबसे बड़ा बेटा सुलेमान, जो कि उस्मानी सल्तनत का वारिस भी था, वो कमांड कर रहा था। इसके पास बल्कान और अनातोलिया से भर्ती किए गए सिपाही थे और इसके अलावा हाल ही में किराए पर भर्ती किए गए ततारियों की एक बड़ी तादाद भी इस शहजादे के पास मौजूद थी। दिरी इसना लश्कर के सबसे आखिर में यानी कि सुल्तान बायजीद की पुश्त पर सुल्तान बायजीद का बेटा महमद खड़ा था, जिसके पास कारा कयूनलू रियासत के घुड़सवार फौजी दस्ते मौजूद थे। जबकि आखिर में उस्मानी फौज के दाएं जानिब के दस्तों की कमांड कोसोवो और नाइकोपोलिस की जंगों में अपनी बहादुरी से फतुहात हासिल करने वाले बहादुर कारा तैमूरताश पाशा कर रहे थे। उस्मानी पाशा के साथ सुल्तान के वफादार बहनोई सर्बिया के स्टेफन लाजार अपने सर्वी नाइट्स के साथ वहां मौजूद था। जुलाई की सुबह को इस्लामी दुनिया के 2 ताकतवर तरीन बादशाहों की फौजें अनकरा में एक दूसरे के सामने जंग की हालत में खड़ी थीं। यहाँ जंग के हवाले से तारीखी रवायात मुख्तलिफ हैं कि किसने सबसे पहले हमला किया, लेकिन ज्यादा करीने कयास ये है कि लड़ाई की इब्तिदा उस्मानी फौज के बाएं पहलू ने की, जिसके मुकाबले के लिए तैमूर का बेटा मेहरान शाह अपने घुड़सवार और हाथियों के दस्ते के साथ आगे बढ़ा। यूं इस इब्तिदाई हमले में उस्मानी शहजादे सुलेमान के दस्ते सख्त तरीन दबाव का शिकार हो गए, लेकिन उस्मानियों ने यहाँ पर जमकर तैमूरियों का मुकाबला किया। इस दौरान तैमूर ने अपने मरकजी लश्कर को हमले का हुक्म देते हुए इसने अपने बेटे शाहरुख को सरबों पर हमले का हुक्म दिया। ताहम उस्मानी इत्तेहादी स्टेफन के भारी भरकम नाइट्स ने न सिर्फ उस्मानियों का दिफा किया, बल्कि इसने तैमूरियों के हमले की सख्त तरीन मुजाहमत की। और ये मुजाहमत इस कदर शदीद थी कि शाहरुख के चंद घुड़सवार दस्ते मारे गए। इस दौरान बायजीद ने स्टेफन को हुक्म दिया कि वो वापस दोबारा उस्मानी लश्कर के साथ आकर मुत्तहिद हो जाए, जिस पर स्टेफन अपने सर्बियाई नाइट्स के साथ वापस कारा तैमूरताश पाशा के घुड़सवार दस्तों के पास आ पहुंचा। लेकिन इस हिकमत अमली के दौरान तैमूर ने तादादम घुड़सवार दस्ते स्टेफन के मुकाबले के लिए भेजे और गुमसान की जंग शुरू हो गई। इसी दौरान जबकि दोनों तरफ से सिपाही अपनी बहादुरी के जोहर दिखा रहे थे कि तैमूर ने अपनी एक आखिरी चाल चली। तैमूर ने किया कुछ यूं कि इसने जंग से पहले ही इन ततारियों के साथ, जो कि कुछ ही अरसा पहले उस्मानी लश्कर में शामिल हुए थे, इनके साथ तैमूर अपने जासूसों के जरिए राब्ते में था। लिहाजा जब जंग अपने अरूज पर थी तो उस्मानियों के बाएं जानी मौजूद ततारियों ने अचानक बगावत करते हुए इन्होंने शहजादे सुलेमान के अकब पर हमला कर दिया। इस पर सुल्तान बायजीद का बेटा महमद, जो कि रिजर्व दस्तों की कमांड कर रहा था, इसने कारा कयूनलू सिपाहियों के साथ इन ततारियों पर हमला किया और चंद घंटों के अंदर अंदर इन तमाम बागी ततारियों का खात्मा कर दिया गया। लेकिन इस दौरान उस्मानी शहजादे सुलेमान ने कमकली का मुजाहरा करते हुए वो अपने दस्तों के साथ मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। यूं उस्मानी फौज के बाएं बाजू के भागने की खबर जब उस्मानी फौज में फैली तो इसके नतीजे में एक आम खौफो हरास फैल गया और इस दौरान तैमूरी घुड़सवारों के ताबड़तोड़ हमलों से अजीम उस्मानी कमांडर कारा तैमूरताश पाशा शहीद हो गए और तैमूर ने आम हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन इस दौरान भी सर्बियाई शहजादा स्टेफन वफादारी के साथ बायजीद के साथ खड़ा रहा और इसने सुल्तान बायजीद को मैदान जंग से फरार हो जाने का मशवरा दिया। ताहम बायजीद ने इस मशवरे को ठुकराते हुए अपने पीछे मौजूद पहाड़ी की जानिब पसपाई इख्तियार की, जहां वो अपने जनीचरी सिपाहियों और जाती मुहावजों के साथ आखिरी लम्हे तक लड़ने की तैयारी करने लगा, जबकि बाकी उस्मानी फौज मैदान जंग से पीछे हट गई। इस दौरान शहजादा महमद और ईसा दोनों अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग से भाग खड़े हुए। अब सुल्तान बायजीद के पास सिर्फ शहजादा मूसा और मुस्तफ़ा थे। सुल्तान बायजीद के पास 10,000 जनीचरी मैदान में बाकी रह गए थे। इस मुख्तसर फौज ने ततारियों के लश्कर के साथ जिस हैरत अंगेज शुजात से मुकाबला किया, इसकी मिसाल खुद जनीचरी की तारीख में बहुत कम मिलती है। लेकिन आखिरकार गर्मी और प्यास की शिद्दत ने इनके बाजू कमज़ोर कर दिए और ततारियों की कसरत गालिब होकर रही।
बायजीद के बाज़ अफसरों ने लड़ाई की हालत देखकर चंद घंटे पहले ही इसे मैदान जंग छोड़ने की राय दे दी थी, लेकिन इसने इस मशवरे को हकारत के साथ ठुकरा दिया था। अब जबकि वक्त निकल चुका था, बायजीद ने भागने की कोशिश की, मगर महमूद खान चुगताई ने ताकुब करके बायजीद को गिरफ्तार कर लिया। आले तैमूर का मोरख शरफुद्दीन अली बयान करता है कि जब बायजीद कैदी की हैसियत से दस्त बदस्ता तैमूर के सामने लाया गया तो तैमूर ने आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया और इसके हाथ खुलवाकर इज्जत व एहतराम के साथ अपने करीब बिठाया। फिर इसकी हालत पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहने लगा कि अगरचे अहवाले आलम तमाम तर अल्लाह ताला के इरादो कुदरत के मुताबिक पेश आते हैं और किसी दूसरे को हकीकतन कोई इख्तियार व इक़्तिदार हासिल नहीं होता, ताहम इंसाफ और हक ये है कि तुम पर जो मुसीबत आई है वो खुद तुम्हारी लाई हुई है। तुमने बारहा अपनी हद से बाहर कदम रखा और बिलाखिर मुझे इंतकाम पर मजबूर कर दिया। फिर भी चूंकि तुम इस दयार में कुफार से जिहाद कर रहे थे, मैंने बहुत सब्र किया। इन हालात में जो फ़र्ज़ एक खैर अंदेश मुसलमान का था, इसे बजा लाया। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर तुम फरमा बरदारी की राह इख्तियार करो तो मालो लश्कर की जिस कदर ज़रूरत तुम्हें हो, इससे तुम्हारी मदद करूं, ताकि तुम इत्मीनान और कुव्वत के साथ जिहाद में मशगूल रह सको और दयारे इस्लाम के इतराफ़ व इकनाफ से इन कुफ़ार का खात्मा कर दो। लेकिन तुमने सरकशी और बगावत इख्तियार की, हत्ता कि मामला यहाँ तक पहुँच गया। सब जानते हैं कि अगर सूरत हाल इसके बरक्स होती और जो कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला ने मुझे अता की है तुम्हें हासिल होती, तो इस वक्त मुझ पर और मेरे लश्कर पर क्या गुजरती। लेकिन इस फतह के शुक्राने में जो अल्लाह ताला के फजल व अनायत से मुझे हासिल हुई है, मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों के साथ भलाई के सिवा कुछ नहीं करूँगा। अपने दिल को मुतमईन रखो। सुल्तान बायजीद ने अनफाल के साथ अपनी गलती का एतराफ़ किया और आइंदा के लिए इताअत का वादा किया। तैमूर ने इसे खलत शहाना पहनाकर मजीद लुत्फ़ व अनायत की तवक्का दिलाई। इसकी ख्वाहिश पर शहज़ादा मूसा भी जो कैद में था आज़ाद करके इसके पास भेज दिया गया और तैमूर ने इनके रहने के लिए अपने खैमे के करीब एक आली शान खैमा नस्ब करवाया और बाज़ जाली मरतब उमरा को इनकी खिदमत में ममूर किया। बोरसा से जब हरम सुल्तानी लाया गया तो तैमूर ने शहजादी डस्पना और इसकी लड़की को भी बायजीद के पास भिजवा दिया। लेकिन ये तमाम मराहम सुल्तान बायजीद के ज़ख्मी दिल के लिए नमक का काम दे रहे थे और शाही खैमा भी इसके लिए कैद खाने से कम ना था। अपनी साबक अजमत की याद इसे किसी लम्हे चैन नहीं लेने दे रही थी। इज़्ज़राब जहाँ तक बढ़ा कि इसने आखिरकार भागने का अज़म कर लिया, लेकिन इसकी इस कोशिश की इत्तला तैमूर को मिल गई और नतीजा ये हुआ कि अब इसकी निगरानी सख्ती के साथ की जाने लगी। ततारी लश्कर जब एक मुकाम से दूसरे मुकाम को कूच करता तो तैमूर बायजीद को भी अपने साथ लेता जाता, लेकिन तशहीर से बचने के लिए बायजीद एक पालकी में सफ़र करता था जिस पर पर्दा पड़ा रहता था। इस पालकी में लोहे की जाली का काम था, जिसकी बिना पर मशहूर हो गया कि तैमूर कैदी सुल्तान को लोहे के पिंजरे में बंद रखता है और जहाँ जाता है अपने साथ इस पिंजरे को भी ले जाता है। बहरहाल बायजीद के कल्बो दिमाग पर अपनी कैद और रुसवाई का असर इस कदर पड़ चुका था कि वो ज्यादा दिनों तक इसे बर्दाश्त न कर सका और सिर्फ 8 महीने बाद इसकी रूह कफ्से अंसरी और कफ्से फुलादी दोनों से बैक वक़्त आज़ाद हो गई। तैमूर को जब इसकी इत्तला मिली तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। आले उस्मान की इतने जलील कदर सुल्तान की ये इबरत अंगेज मौत एक दर्दनाक वाक़या था। तैमूर ने मूसा को आज़ाद करके बायजीद की लाश को शाहाना एहतराम के साथ बोरसा रवाना किया, जहां वो साबिक ताजदार उस्मानी के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। खुद तैमूर भी इसके बाद 2 ही साल जिंदा रहा। जंग के अंकरा ने सिर्फ बायजीद की जिंदगी का खात्मा नहीं किया था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि सल्तनत उस्मानिया भी नेस्तो नाबूद हो गई है। तैमूर ने इन तमाम तुर्क अमीरों को जिनकी रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गई थीं, फिर इन तुर्क सरदारों को वापस कर दी और एशियाई कोचक का कोई इलाका आले उस्मान के हाथ में बाकी न रहा।